slow up, no I don't take shit, I got no love. एक अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। ओके। मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी एज क्या है? सर 20। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सब फर्स्ट है। मेरा 11th-12th में कॉमर्स रहा था, तो स्किल का मतलब मैंने यूट्यूब से तैयारी करी है। तो मैंने यूट्यूब से ही चैनल पे देखा, उसकी सारी वीडियोस कंप्लीट करी, फिटमैन भी साथ में कर रही थी। अच्छा, आपने स्टेनो सीखी भी यूट्यूब से ही? यस, मैंने इतना दे दिया टाइम स्किल टेस्ट को अपने कि मेरा वो इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं अपनी स्पीड में लास्ट में मैं 130-135 भी चली गई। से तो जो अभी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, जो कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं तैयारी करने की, किसी ना किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक होती है, तो आप एक लड़की एज ए गर्ल हो तो आप उनको क्या चीज़ बताना चाहोगी, वो जिस भी एज में हो, लेकिन क्या उनको मोटिवेट करना चाहेंगी आप उनको? सर मैं तो बोलूंगी कि सबसे पहले आप अपने, अगर आपके घर में भाई है तो आप उनको हटाइए। पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पैरेंटल खुद उठाइए। आप ये सोचिए कि आपको इस घर का करता धरता बनना है, तो आप जो है, अब मैंने भी पूरी प्रिपरेशन घर ही में बैठ के करी, तो कहीं बाहर ही सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे बाहर जाना पड़ा। मैंने 0 कॉस्ट पे पढ़ाई करी। मैंने शायद सब्सक्रिप्शंस लिए होंगे टेक्स्ट बुक के और ये सब, इसमें मेरा 300-400 रुपए लगा है। बाकी मेरी पढ़ाई तो जीरो ही रही है, 0 कॉस्ट पे रही है। तो पैसे की बात, फाइनेंशियली भी मैं बोल सकती हूँ कि सब बहुत कम पैसे में मैंने पढ़ाई करी है, और मैंने बाहर भी ज्यादा नहीं की, तो मेरा बाहर का जो टाइम था वो भी पूरा मतलब मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैं बोलूंगी कि अगर आप के घर में, अगर आपको जल्दी शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि नहीं घर का काम वाम में आप बिजी रहते हो, तो ये सब आप एक तरीके से साइड में कर सकते हो। मेरा होता था कि जब मेरी मम्मी एक बार कोविड उनको हो गया था, तो उस समय में मैं पूरा घर का खाना वाना बनाती थी, तो उस समय भी मैं पढ़ती थी, लेकिन अपना टाइम निकाल के। तो ये सारे एक्सक्यूजेस ये तो हैं, ये तब अच्छे लगेंगे जब हम सिलेक्शन ले लेंगे, और तब हम बोल सकते हैं कि नहीं हमारे घर में प्रॉब्लम थी। बट उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप बोलो कि नहीं मेरे पापा ये बोलते थे, या फिर मम्मी मुझे इस चीज के लिए बोलते थे कि आप शादी कर लो जल्दी, या फिर खाना बनाओ, ये सब चीजें एक्सक्यूजेस हैं। मैंने तो कम स्ट्रगल किया इस फेस में, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उससे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उससे निकलते हैं वहां। तो मेरे हिसाब से अगर आप लड़कियों खास करके, तो आपको तो ज्यादा ही करियर के लिए फोकस होना चाहिए, बिकॉज आप तो, हम लोग तो बिजनेस नहीं कर सकते ज्यादा जाके, मतलब एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में तो हम लोग नहीं कर सकते ये सब चीजें ना। हम ज्यादा घर से बाहर बहुत ज्यादा रात को निकल सकते, तो हमारे लिए तो पढ़ाई सबसे कंफर्टिंग और सबसे अच्छी चीज है। इसलिए एक चीज आप इसको पकड़ लीजिए, उसमें आप लगातार लगे रहिए। लड़कियां काफी कंसिस्टेंसी के लिए काफी जानी जाती है, मतलब काफी डिसिप्लिन होती है। तो मैं वही, तो इसलिए आप उसको उसका फायदा उठाइए, मल्टीटास्किंग बनिए, करिए अच्छे से। यही एज है छोटी, जो हमारी 18 से लेकर 25 तक की होती है, सबसे एंथुसियाज्म से भरी होती है। तो इसमें आप बिल्कुल ऐसा रिजल्ट लाइए कि भाई कोई दूर दूर तक आपके जानने में कोई हो ही ना कोई लड़का ना कोई लड़की। इतने अच्छे से मेहनत करिए। बाकी थोड़ी लड़कियों की प्रॉब्लम तो सर होती है कि मतलब हमें हैंडल भी करना रहता है, हम लोग इमोशनल भी काफी होते हैं, घर में कुछ चीज हो जाए तो तुरंत उससे वो हो जाते हैं। लेकिन वो सब चीजें साइड में करके पढ़ाई पे मस्त ध्यान दीजिए, कि सबसे अच्छी चीज आपको यही प्रोवाइड करेगी। अच्छा, एक 50 के ऊपर, 50 तक उसका स्पीड बन रहा है, 50 के ऊपर किस तरीके से आपने स्पीड बनाया, क्या आपने प्रैक्टिस किया? वो बन गई, आदत बन गई कि अगर मैं 80 पे लिख रही हूँ तो मैं 180 में सुनती थी। कई स्टूडेंट एक चीज और कहते हैं कि जब आप हाथ खींचते हो, जब आप स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हो, तो हाथ में उनके दर्द होता है, मतलब तो वो चीज क्या आपके साथ मतलब फिर डिक्टेशन के लिए क्या आपने कोई बुक कैलाश चंद्रा फिर में क्या, और इसके अलावा अलग से क्या एडिटोरियल प्रैक्टिस करी, किस तरीके से, मतलब होता क्या है कि बट कैलाश चंद्रा आपको एकदम बेसिक रखनी है, इसे होता है बाइबल की तरह होती है कैलाश चंद्रा। Okay. मैंने कम से कम 6-7 वॉल्यूम्स इधर से लगाई है, पीछे से भी मैंने प्रैक्टिस किस तरीके से आपने करी थी वो वॉइस वाली? कहूँगी लोगों के 100 में 60 मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट के 60 to 65 आ रहे हैं। अभी भी जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, किस तरीके से अपने मार्क्स अपने इंक्रीज किए? एग्जाम सेंटर के बाद लोग खड़े होते हैं, लोग दिमाग चल रहा होता है मैं पहले रीजनिंग करूंगा, मैं इंग्लिश करूंगा, सबका अलग अलग रहता है। तो आपने किस तरीके से कैसे क्या एग्जाम में अपने अटेम्प्ट किए? हाई स्पीड थी, तो मैंने 110-115 चली गई थी वो। और थोड़ा सा ये था कि स्पीकर की जो बोल रहा था उसमें प्रॉब्लम थी, मतलब अगर वो थोड़ी क्लियर होती आवाज तो शायद सब बच्चे तो मेन बीच में एकदम से स्पीड खींचते हैं फिर कम करते हैं, कितना वेरिएशन आपको देखने को मिला? ग्रेड सी और ग्रेड डी भी आपने दिया होगा, दोनों में कितना वेरिएशन मिला? मैंने भी पूरी प्रिपरेशन घर ही में बैठ के करी, तो कहीं बाहर ही सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे बाहर जाना पड़ा। मैंने 0 कॉस्ट पे पढ़ाई करी। मैंने शायद सब्सक्रिप्शंस लिए होंगे टेक्स्ट बुक के और ये सब, इसमें मेरा 300-400 रुपए लगा है। बाकी मेरी पढ़ाई तो जीरो ही रही है, 0 कॉस्ट पे रही है। तो पैसे की बात, फाइनेंशियली भी मैं बोल सकती हूँ कि सब बहुत कम पैसे में मैंने पढ़ाई करी है। बोलना चाहती हूँ जो जैसे थोड़ा पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं,
तो बोला जाती सर सबको डिमोटिवेशन होता है, सब लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। लगातार मैथ खुद होती थी कि मैं 4-5 दिन बाद तो मेरा ब्रेक हो जाता था। बट वो है कि आप उस ब्रेक को कैसे ले रहे हो, आप वो ब्रेक ले रहे हो तो उसको ले रहे हो कि नहीं अब मैं दोबारा से आऊंगा, या फिर इसलिए ले रहे हो कि नहीं भाई मैं मेरा हो गया अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, या फिर मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। क्योंकि सब कोई, जब मैं 12th से बाहर निकली बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बट सर 12th से जब चीजें स्टार्ट होती है दोबारा से, बाद में जब ग्रेजुएशन लेवल में स्टार्ट हो, सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है। हम सब लोग जीरो से स्टार्ट होते, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी और खराब वाला बच्चा भी। तो जो उतने अच्छे पढ़ने में नहीं, एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, आपको इस चीज का सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ तो मैंने कहा 12th में मैंने स्कोर कहाँ किया। आप जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो, इसलिए आपको बस कंसिस्टेंटली लगे रहना है। ये मैंने नोटिस करी सर कि कंसिस्टेंसी, और अगर आप डिसिप्लिन हो बहुत ज्यादा तो फिर आप तो कोई एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। हार्ड वर्क करो, आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो अपने गोल्स के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए लगता है कि कॉलेज जाने के बाद वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं मूवी, कहीं इधर कहीं उधर, और कई सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं उस टाइम पे। तो आपने किस तरीके से अपने आप को इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रख के अपने कंटिन्यूटी बनाए रख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज हमारे साथ हैं दिव्यानी जी। दिव्यानी जी एसएससी स्टेनो 2022 में सीबीआईसी में सेलेक्ट हुई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनकी सबकी अलग अलग पूरी स्ट्रेटजी रहती है, जिससे आपको क्लियर हो सके कि आपका जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी आपकी कंडीशन हो, आप कुछ ना कुछ बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं 2023 में कर पाए। तो सबसे पहले दिव्यानी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस चैनल पे आई और कहीं ना कहीं आप अपना जो भी एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, जो चीज़ें रही हैं, सभी स्टूडेंट से शेयर करेंगी। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत ओके, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, यस। तो दिव्यानी जी, आप अपना सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन करी, क्या क्या आपने हर्डल्स फेस किए। सर मैं एक अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। Okay. मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज क्या है? सर 20। क्योंकि आपका अंडर ग्रेजुएशन आपने बोला ना, तो मुझे वही लगा इसका मतलब आपका एज का मतलब एट द एज ऑफ 20 आपने निकाला हुआ है। यस। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। अरे वाह, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने नौकरी पाली। तो फिर जी बताइए। सर मैंने अपनी स्कूलिंग यही लखनऊ से करी हुई है। मेरा 11th-12th में कॉमर्स रहा था। Okay. तो मैंने उससे सोचा तो सीए का था कि मैं आगे चल के सीए करूंगी। Okay. बट वो उतने लंबा टाइम उसमें लगता है कि, और मेरे मम्मी पापा काफी एजेड है, मतलब हम लोग काफी लेट हुए हैं, तो Okay. मुझे उस बात का कंसिडरेशन था, दिमाग में था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा अभी स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं जो एक जॉब ले लेते हैं, उसके आगे जो भी करना है करेंगे। तो इसलिए मैंने कॉमर्स वाला वो बैकग्राउंड छोड़ दिया। उसके बाद मैं इसमें आ गई। थोड़ा मैथ्स का डर भी था मुझे, तो इसलिए मैं सीएचएसएल और इन सब के साइड में नहीं गई। ओके, मतलब अदर एग्जाम्स के भी आप साथ में प्रिपरेशन कर रही थी? नो सर, अच्छा। केवल स्टेनो था। ओके, मतलब आपने पहले सोचा कि अदर एग्जाम्स के लिए भी करें, लेकिन फिर बाद में फिर आप मैथ के उससे आप स्टेनो में आप शिफ्ट कर गए। यस। मेरा मेन ये था कि मैथ्स इसमें नहीं थी, तो मैं स्टेनो में आ गई। स्टेनो में आ गई। ओके। तो तो सर हाँ बोलिए। फिर सर बाद में मैंने सीएचएसएल की भी तैयारी करी। जब ये 2021 वाला हुआ एग्जाम, तब मैं सीएचएसएल में भी चली गई थी। तो सीएचएसएल मैंने किया, बट मेरा 1 नंबर से उसमें रह गया सिलेक्शन से। तो फिर बाद में यही हो गया सर। अच्छा, इसी में फिर आपने कंटिन्यू किया। तो आपने जिस तरीके से आपने भी बताया, तो 12th के बाद आपको कैसे पता चला कि स्टेनो, और आपने किस स्ट्रीम में स्टेनो में सीखना, मतलब मीडियम आपका कौन सा था स्टेनो का, स्किल का? सर मेरा मीडियम इंग्लिश का है। ओके। और सर मुझे स्टेनोग्राफी के बारे में पहले से पता था, क्योंकि मेरे फादर स्टेनोग्राफर हैं। ओके, अच्छा। तो आपके फादर क्या कहाँ पे गवर्नमेंट में है या प्राइवेट या कुछ? सर गवर्नमेंट में गन्ना संस्थान। अच्छा, गन्ना संस्थान, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है क्या? यस सर। ओके, स्टेट गवर्नमेंट। ओके। सर मुझे उनसे पहले से थोड़ा बहुत पता था, लेकिन बचपन में लगता था कि उर्दू कुछ लिख रहे हैं वो। मतलब बाय बर्थ आपको वो चीजें क्या हुआ ना, समझ में आती गई कि क्या वो होता नहीं, फादर का जो प्रोफेशन रहता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है बच्चों में। यस। नहीं, लेकिन सर मुझे करना ये कभी नहीं था मेरा। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं था इस बारे में? दूर दूर तक सर मेरा कहीं प्लान नहीं था।
मेरा को करना सिविल सर्विसेज था, बट मेरे को लगा कि एक जॉब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, तो लास्ट में मैं इसी में ओके, मतलब आपका ये था कि सीढ़ियाँ पूरी चढ़नी है, लेकिन पहले कम से कम पहली सीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। यस। ओके ओके, नहीं ये बहुत अच्छा और फर्स्ट अटैम्प्ट ने आप किया। तो अभी किस तरीके से आपने स्टार्ट किया अपना रिटर्न का प्रिपरेशन, क्योंकि अगर जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसको कभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि रिटर्न में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या कैसा क्या रखना है। फिर स्किल टेस्ट में भी उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि स्किल टेस्ट में कैसा क्या स्पीकर्स रहते हैं, क्या कैसा क्या प्रोसीजर रहता है। तो किस तरीके से आपने सीबीटी एग्जाम जो इसका फर्स्ट स्टेज होता है, किस तरीके से आपने उसके लिए प्रिपरेशन करी? सर एसएससी में स्टेनोग्राफर में खास करके सर इंग्लिश का काफी बड़ा रोल है। तो मैं मेरे हिसाब से सबसे जो मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन करी थी, तब मैंने स्किल टेस्ट के साथ में इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट किस टाइम से आपने, मतलब कब से आपने स्टार्ट करनी चालू कर दी थी प्रिपरेशन? सर जैसे मेरा 12th का रिजल्ट आया था, फिर मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि हाँ अब इधर जाना है, किधर जाना है। तो जैसे ही डिसाइड हुआ, अप्रैल से मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत। अप्रैल ईयर कौन सा था? सर 2020। ओके ओके, 2020। उसके बाद से आपने डिसाइड किया, लेकिन फ्लो में कब आप आई कि नहीं है कि अब मुझे अच्छे से तैयारी करनी? एक होता नहीं कि आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़े, कब से आपने फ्लो स्टार्ट किया? सर मेरा फर्स्ट ईयर जो था बहुत ही स्लो चला था, क्योंकि एग्जाम एक साल बाद था। मुझे लगा था कि मैं 2021 में एलिजिबल हो जाऊंगी। जो नेक्स्ट एग्जाम था उसके लिए मैं एलिजिबल भी नहीं थी। तो मैं उस समय 17 की थी। तो जब वो एग्जाम, जब मैंने मतलब एक साल तो मेरा बहुत ही स्लो रहा था। उस समय मैं काफी मूवीज में एंगेज थी। बट फिर जैसे ही जब CHSL एग्जाम हुआ, तब मैं बहुत सीरियस हो गई थी, क्योंकि उस समय CET का टाइम चलने लगा था, वो बात हो रही थी CET की। तो वो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी मैथ्स करनी पड़ेगी। अगर CET आ गया तो फिर मेरा ये भी गया, स्टेनो भी गया। तो इसलिए फिर मैंने जब CHSL की तैयारी स्टार्ट करी, तब मैं बहुत सीरियस हो गई थी। फिर मैं 10-12 घंटे भी चला जाता था, सुबह 3 बजे उठना, 2 बजे उठना, ये चला जाता था। तो इस तरीके से तो मेरी मेन जो प्रिपरेशन हुई वो 2021 में स्टार्ट हुई थी। उसके पहले मैं स्टेनोग्राफी धीमे धीमे कर रही थी। ओके, तो इसके मतलब किस, अब आपने बताया कि इस तरीके से हमने इस टाइम पे हमने स्टार्टिंग करी, लेकिन सबसे पहला आपने किस सब्जेक्ट को ग्रैब किया, किस तरीके से उन सब्जेक्ट में क्या बुक लिस्ट, क्या कैसा क्या आपका पूरा रहा? सर मैंने स्टार्टिंग जो करी थी वो इंग्लिश से ही करी थी। इंग्लिश मेरे को अपना अच्छा करना था, तो 100 मार्क्स की इंग्लिश है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने वोकैब, MD पब्लिकेशन, और मैं मेनली प्रीवियस ईयर पे रिलाई करा है, चाहे वो वोकैब को लेकर हो, चाहे ग्रामर प्रैक्टिस को लेकर हो, चाहे GK को लेकर हो। तो मैंने हर सेक्शन में प्रीवियस ईयर पे रिलाई किया है। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश स्टार्ट करी थी, और साथ साथ में GK के थोड़े बहुत नोट्स मैंने लूसेंट और थोड़ा अरिहंत से देखकर, प्रीवियस ईयर देख के, ये मिला के मैंने कोलैब करके सबका अपने नोट्स बनाए थे। और धीमे धीमे करके मैं, मतलब ये दोनों का पोर्शन मेरा प्री का तैयारी काफी धीमे लेके चल रही थी, मेन में स्किल का लेके चल रही थी। तो स्किल का मतलब मैंने YouTube से तैयारी करी है। तो मैंने YouTube से ही चैनल पे देखा, उसकी सारी वीडियोस कंप्लीट करी, फिटमैन भी साथ में कर रही थी। अच्छा, आपने स्टेनो सीखी भी YouTube से ही? यस सर। अरे यस सर। ये काफी इंटरेस्टिंग रहा कि मतलब आपने सारा जो भी किया ना, मतलब अभी क्या रहता है कि स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर आप चाहो, अगर आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, तो आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, और उसमें भी आपको कोई चार्जेस नहीं। बस क्या आप जैसे मान लो आप करती थी, जैसे कई बार क्या होता है स्टूडेंट मेहनत करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ऐसा चीज़ था जो आपको लगातार स्टेनो में बनाए रखा और आपकी स्पीड भी कहीं ना कहीं आपकी आती रही? सर पहली चीज तो थी कि घर की बात, घर से मुझे मोटिवेशन ज्यादा मिलता था कि मुझे लगे रहना। और मुझे पता था कि सर बाकी उस समय मेरे फ्रेंड्स होते हैं, सब कॉलेज कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना एंजॉय कर रहे थे, और मैं लगी थी। तो मुझे पता था मुझे जल्दी रिजल्ट भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे टाइम लग जाएगा, फिर समय, मुझे पता था कि समय से पहले अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा। तो वो मेरा एक मोटिवेशन पॉइंट रहा है। फिर जैसे कि होता था कि कभी कभी सर नहीं हो पाता था कि उतना कंसिस्टेंट। मैं तो एक साल में मैंने 4 डिक्टेशन डेली करती थी। बहुत ही मेरा वो रहता था, हेक्टिक शेड्यूल रहता था। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, एक डिक्टेशन डेली करनी है, फुल करनी है अच्छे से। तो गलतियां सर मैंने बहुत करी है इस ड्यूरेशन में। घर पे आप करो तैयारी तो बहुत बिग गलतियां होती है, बट क्या होता है ना, जब गलतियां आप करो तो आपको उस स्किल के बारे में और अच्छा पता चलता है, आपको पता क्या नहीं करना है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने इतना टाइम उसके साथ मतलब
मैंने इतना दे दिया टाइम स्किल टेस्ट को अपने कि मेरा वो इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं अपनी स्पीड में लास्ट में मैं 130 135 भी चली गई। तो वो एक मेरे को, इसलिए मेरे को कभी स्किल टेस्ट का कोई डर ही नहीं रहा। अभी भी मैं कर नहीं रही हूँ, बट अगर मैं अभी कल चाहूँ तो कल ही मैं 120 पे जा सकती हूँ। तो एक बहुत बड़ा टाइम मैंने इसको डेडिकेट किया है, तो इसका एक फायदा हुआ। एक चीज मैंने और अभी देखी कि आपने जिस हिसाब से बताया कि आपका जो स्पीड अभी क्या है ना, कि लोगों का मैंने देखा है ना कि उनका 120, मतलब इवन अक्सर ये हर स्टूडेंट का सवाल होता है, और स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए, हिंदी वालों के लिए हालांकि इतना नहीं रहता है। इंग्लिश में क्या होता है, आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ क्योंकि क्लियर वॉइस आनी चाहिए, दूसरा क्या है कि आप वो कैब जो आपको बोला जा रहा है उसका सही आप उसको लिखो, ठीक है, मीनिंग वगैरह गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप 130 लिख रही हो, ये बहुत बड़ी बात है एक तरीके से, क्योंकि लगभग मुझे एक चीज़ और बताइए कि अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट पूछता है कि 50 के ऊपर, 50 तक उसका स्पीड बन रहा है, 50 के ऊपर किस तरीके से आपने स्पीड बनाया, क्या आपने प्रैक्टिस किया, मतलब किस तरीके से आपने क्या स्पीड इंक्रीज करने के लिए? सर मेरा ये रहता था कि जब मैं 50-60 पे थी, तब मैं जो हाई स्पीड है उसकी डिक्टेशन सुनती थी। मतलब लिखती तो मैं अपने बेसिक उसी पे थी, और मैं बहुत भाई मैंने सीन मतलब लिखा, मैंने एक एक वर्ड प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन मैं जो मेरा स्पीड करंट रहती थी उससे मैं ज्यादा ही स्पीड पे सुनती थी। तो ऐसा होता था जल्दी जल्दी सोचने का मेरा एक वो बन गई, आदत बन गई कि अगर मैं 80 पे लिख रही हूँ तो मैं 100 डिक्टेशन सुनती थी। मतलब एक तो मैं करूंगी क्लियरली कि हाँ 80 की डिक्टेशन मैंने करी, लेकिन उसके अलावा मैं 100 पे कुछ डिक्टेशन सुनती थी। तो मेरा वो सुनने का पावर, ग्रैस्पिंग पावर, और मैं कैसे आउटलाइन बनाऊंगी जल्दी, वो मेरा एक बन गया। तो ये रहता है कि मेरा अभी भी है कि अगर आप 100 पे लिख रही हूँ, अगर 100 पे स्टार्ट किया तो एक टू 120 की खराब डिक्टेशन लिखती थी। लेकिन होता था कि कुछ दिन बाद में उस स्पीड बहुत नॉर्मल रहती, 120 पे मेरा एक अच्छा पेस बन जाता था। तो मेरा ये रहता था कि मैं हाई स्पीड पे नहीं अच्छी लिख पाती थी, लेकिन ट्राई करती थी बस कि कई स्टूडेंट एक चीज और कहते हैं कि जब आप हाथ खींचते हो, जब आप स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हो तो हाथ में उनके दर्द होता है, मतलब तो वो चीज क्या आपके साथ मतलब वो सबके साथ होती है, आपके साथ हुई हो, उस चीज को कैसे क्या आपने कंट्रोल किया? सर जब वो होता है ना कि जब आप हाई स्पीड पे पहुंच जाते हो, आपकी शॉर्ट हैंड काफी वो हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हाँ। आप ज्यादा उसको मतलब आप एक प्रिडिक्शन करते हो केवल। जब आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं तो हम वर्ड्स तो हमने बहुत ही कम लिखे होते हैं, हम खाली प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि हाँ भाई हमने अच्छा ये लिखा होगा, ये हमें याद रहता है चीजें, हम जब लंबे टाइम तक शॉर्ट हैंड लिखते रहते हैं। तो वो हाथ वाला दर्द तो नहीं होता था, क्योंकि एक डिक्टेशन मुश्किल से दिन में करती थी फुल की हाई स्पीड पे, बाकी मेरी नॉर्मल स्पीड 100 पे 110 पे ऐसी रहती थी, तो हाथ दर्द नहीं होता। और एक चीज़ मैं और इसी से पूछना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले यूट्यूब से सीखा, बेसिक आपने पूरा वो कंप्लीट किया, फिर डिक्टेशन के लिए क्या आपने कोई बुक कैलाश चंद्रा प्रिंट में क्या, और इसके अलावा अलग से क्या एडिटोरियल प्रैक्टिस करी, किस तरीके से, मतलब होता क्या है कि अभी आप एक तो आपका फर्स्ट टाइम है, दूसरा क्या रहता है फर्स्ट टाइम में लोगों का कि यार मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करूँ। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पे भी है कि आपका सिलेक्शन ग्रेड सी में हुआ है, तो ऐसे में फर्स्ट अटैम्प्ट में ग्रेड सी मिलना बहुत बड़ी बात है। और उस हिसाब से लोगों, क्योंकि सबके दिमाग में रहता है कि ग्रेड सी में एडिटोरियल वाली डिक्टेशन ही लगभग आती है, लेकिन उसके बाद भी आपने किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी रखा स्किल टेस्ट के टाइम, क्या क्या बुक्स वगैरह आपने करी? सर मैंने स्टार्टिंग जब करी थी तब मैं कैलाश चंद्रा पे स्टिक थी पूरी, लेकिन सब धीमे धीरे पता चलने लगा लोग प्रोग्रेसिव भी कर रहे हैं, फिर लोग एडिटोरियल्स भी करते हैं, हिंदू के एडिटोरियल्स कर रहे हैं, कोई जनरल मैटर भी करता है, और फिर कोई मतलब बहुत काफी ब्रॉड एक वो होता है इसका। तो लेकिन बाद में मुझे अब एंड में मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप बेसिक कैलाश चंद्रा पे ही स्टिक रहें तो मेरे हिसाब से एसएससी का आपको स्पेशली आप पूरा आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रेसिव रहता है, थोड़ा सा आप प्रोग्रेसिव भी करते रहिए, बट कैलाश चंद्रा आपको एकदम बेसिक रखनी है। इसे होता है बाइबल की तरह होती है कैलाश चंद्रा। मैंने कम से कम 6-7 वॉल्यूम्स इधर से लगाई हैं, पीछे से भी मैंने 24-23 ऐसे कुछ वॉल्यूम्स लगाई हुई हैं, वो वही बार बार लगाई है। तो अब ये मैं बोलूंगी कैलाश चंद्रा सबसे बेसिक है, उसके अलावा आपको प्रोग्रेसिव से स्टार्ट करने की भी नीड नहीं है, आप पहले कैलाश चंद्रा पूरी करें अगर आप करना चाहते हैं। मतलब आपका कहने मतलब कि कैलाश चंद्रा को आप रिपीट करो, ऐसा नहीं कि नहीं एक बार खत्म कर लिया तो हो गया, उसको रिपीट करो, और रिपीट करें इतना रिपीट करो कि आपको एक एक चीज उसकी कहीं से भी बोल दी जाए, वर्ड बोल दिया जाए तो आप लिख लो। और लास्ट में ऐसा हुआ कि मुझे याद आता था कि अरे मैं डिक्टेशन लगा चुकी हूँ, मैं इतने 2 साल बाद भी लगाती थी, कर रही थी, तब भी मुझे याद आता अरे मैं डिक्टेशन कर चुकी हूँ, कितने बार वो रिपीट हो गया, मुझे याद आता कि ये आ चुकी डिक्टेशन।
और फिर आपने क्या एडिटोरियल वगैरह कुछ प्रैक्टिस किया है, कुछ ऐसा कुछ? यस सर, एडिटोरियल मैं बीच बीच में कर रही थी। कभी हो गया कि बहुत इजी जा रही है डिक्टेशन, कुछ वो नहीं मिल रहा है, नए वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं एडिटोरियल की प्रैक्टिस कर लेती थी। कभी हिंदू से देख लेती थी, कभी मैं ऐसे नॉर्मली किसी पैसेज की आउटलाइन बनाने लगती थी। तो मैं स्टेनोग्राफी को मतलब हर एक तरीके से यूज करती रहती थी कि मुझे ये ना रहे कि मैं खाली एक डिक्टेशन में लिख सकती हूँ, इसको यूज कर सकती हूँ, बल्कि मैं नॉर्मली भी कोई वर्ड अगर कहीं दिखा तो मैं इसको बना लिया। तो ऐसे मेरे प्रैक्टिकल यूज उसका चल रहा था। तो ये जिस तरीके से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, तो उस तरीके से ये तो समझ में आ गया कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपने बहुत यूनिक तरीके से करी, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रही हो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपने जितना चेंजेस, जितना वेरिएशन आप कर सकती थी वो आपने ट्राई किए, और इसका जो रिजल्ट है वो तो मुझे दिख रहा है कि आपने ग्रेड सी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, और विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कि भाई ऐसा नहीं कि एक बार हम दे चुके तो हमें एक्सपीरियंस है कि वहाँ का माहौल कैसा रहता है, क्या रहता है, क्योंकि आपको तो ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वहाँ पर किस तरीके से डिक्टेशन या आपकी जो वॉइस किस तरीके से रहेगी। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम डिक्टेशन हुआ था तो उस टाइम कई लोगों ने कहा था कि वो डिक्टेशन ऐसी यार जैसे मुंह में कुछ खाए हुए गुटखा वगैरह, वो ऐसा तो वो चीज़ का होने के बाद भी फिर भी मतलब इतना अच्छा आपका स्टेनो था, बहुत मतलब सच में ये चीज़। नहीं सर, मैं घर पे प्रैक्टिस ऐसी करती थी, मैं बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो लेके चलती थी। पहले तो मुझे लगता था किसी सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं, तो मैं वो लेके चलती थी कि अगर उससे भी अगर चेक करे तो फिर मेरी कोई गलती ना है। मैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से करती थी कि एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा, इन सबके मिस्टेक मैं काउंट करती थी। तो मैंने वो रखा था ध्यान में कि कुछ मतलब कितनी स्ट्रिक्ट सेटिंग हो सकती है। और बाद में प्रैक्टिस किस तरीके से आपने करी थी वो वॉइस वाली? सर मैंने तुरंत स्पीकर एक लेकर आई थी सर, खराब सा मैं ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं खरीदा। यस सर, बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं खरीदा, मैंने खराब क्वालिटी का स्पीकर खरीदा और बस उसको दूर रख देती थी और वहीं उसी से सुनती थी। डिक्टेशन ज्यादा मतलब जितनी भी करती थी, और उसमें सर कभी कभी होता था कि क्लियर नहीं आती है, वो उसमें वॉइस क्लियर नहीं आती थी। तो एक आगो अगर हमारी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा हो जाती है जब हम थोड़ा सा मतलब दूर रखो स्पीकर, ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज उससे क्या होता है, आप मेन शॉर्टन में आप कितने अच्छे लिसनर हो वो ज्यादा मैटर करता है। या आप अगर खाली अपने स्टेनो में लगे हुए हो उससे वो नहीं आप काम करेगा। आपको होना चाहिए कि आप कितना अच्छा सुन पा रहे हो, तो सुन पा रहे हैं तो लिख भी लेंगे आप अच्छा। तो इसलिए वो मैंने प्रैक्टिस काफी करके सुनी। ये चीज़ आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्टेनो जो होते हैं ना वो एक गुड लिसनर होते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम निकाले हो, उनको सुनने का जो अगर दूर से भी आवाज़ आ रही है ना तो उस चीज़ को भी वो ग्रैब कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन बहुत मतलब अच्छा लगा कि जिस हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करी। अच्छा, ये तो पूरा मैंने स्किल का अभी तक पूरा पूछा जो स्टूडेंट्स के लगभग बेसिक जो क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंग्लिश में आपने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन किया रिटन में, क्योंकि अक्सर ये मैं देखता हूँ कि लोगों के 100 में 60 मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट के 60 to 65 आ रहे हैं। अभी भी जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, किस तरीके से अपने मार्क्स अपने इंक्रीज किए इंग्लिश में? क्या आपने बुक पढ़ी? सर मेरा एक्चुअली स्कूलिंग भी पूरी इंग्लिश मीडियम ही थी। मैं और काफी मेरा डिबेट में पार्टिसिपेशन काफी रहता था, तो मेरी इंग्लिश काफी स्ट्रांग रही है स्टार्टिंग से ही। बट ये था कि स्टेनो भाई एसएससी की इंग्लिश अलग है, उतना वो वाला स्कूल लेवल वाली नहीं होती है। तो मैं पूरी बाय हार्ट, मैंने नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो मैंने अच्छे से पढ़ी है। वो मैंने कहीं भी इंग्लिश का रिसोर्स तो अदर कोई फॉलो करा ही नहीं, केवल नीतू सिंह मैम की बुक फॉलो करी। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ग्रामर के जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इनका कंपाइलेशन आता था प्रीवियस ईयर का, वो करें। तो मेरा इंग्लिश का यही रहता था। बाकी मैं प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरीज भी में भी काफी मतलब मैंने टाइम स्पेंड किया है। मैंने और कहीं से वोकैबुलरी करी नहीं कोई और बुक, खाली एमडी पब्लिकेशन करी है और मैंने खुद से प्रीवियस ईयर का वो बनाया था, मतलब लिखा था मैंने कि हर साल किस कौन कौन से आए हैं एंटोनिम सिनोनिम, तो मैं वो करती थी। एंड बाकी बस यही प्रीवियस ईयर एंड नीतू सिंह मैम मेरा इंग्लिश में। अच्छा, प्रीवियस ईयर और नीतू सिंह मैम, इतना आप पूरा लेके चलिए। रीजनिंग में अगर आप जैसे बता रहे कि आपका कॉमर्स, अभी हुआ क्या कि एक ऐसी स्टूडेंट थी, उससे बात हो रही थी, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है नाम पे, रिया ऐसे कुछ नाम था, रिया आई थिंक था। उसने मुझे बताया कि सर मैं भी कॉमर्स से थी, लेकिन उसने कहा सर मेरे को रीजनिंग में इशू आता है क्योंकि वो मैथमेटिक्स का कुछ वो उसमें लगता है, पाइथागोरस भी आ जाती है, जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना वो दाएं मुड़े प्लस में 90 डिग्री कहीं होता है कहीं। तो आप भी अगर आपका कॉमर्स से रहा तो इसका मतलब आपने जो बताया मैथ का, तो वो रीजनिंग में आप किस तरीके से बैलेंस करती थी? क्या आपने बुक वगैरह चुनी? ये कैसे आप
करती थी? सर मैंने स्टार्टिंग इसमें भी यूट्यूब से ही करी थी। मैंने पीयूष वासने सर का मतलब कुछ वीडियोस पढ़ी थी, मैंने वो सारा देखी हुई थी। और मैं सारा उससे बेसिक करने के बाद मैंने किरण की शायद प्रीवियस ईयर कोई आती है वो हाँ। मैंने करी थी। उससे मैंने प्रीवियस ईयर सारे लगाए, थोड़ा मुझे हो गया कि हाँ बेसिक, जैसे मैं कोई वीडियो देखती थी देन मैं फिर प्रीवियस ईयर लगा ली तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। और जैसे ही मेरा ये खत्म हुआ फिर मैं टेस्ट लगाने लगी, जैसे मैंने अड्डा 24/7 से लगाए हैं, मैंने बाकी टेक्स्ट बुक और इन सबके भी मॉक्स लगाए, तो मेरा बेसिक मॉक्स से ही चलता था प्रैक्टिस। मैं एक करती थी डेली एक मतलब रीजनिंग का सेट लगाना ही लगाना है। तो ये लगता है कि एप्टीट्यूड आपका धीमे धीमे इंक्रीज होता है, मतलब ये नहीं आप कर सकते आज मैं भी अगर अब लगाने बैठू, मेरा काफी लंबा ब्रेक हो गया, तो अब लगाने बैठू मेरे खुद के 15 नंबर आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि लंबा ब्रेक हो जाता है तो एप्टीट्यूड आपका खत्म हो जाता है। सही बात है। आप बहुत दिन बाद लगाओगे तो वो तो जीरो ही होने वाला है। तो अगर आप डेली कर रहे हो तो वो फॉर श्योर इंक्रीज होना ही होना है, आपके नंबर इंक्रीज होंगे, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये रहता था कि मतलब मैंने पीयूष वासने सर और उसके बाद प्रीवियस ईयर। और जीए आपने किस तरीके से कवर किया? सर मेरा जीके मुझे लगता था काफी स्ट्रांग है, बट धीमे धीमे करके यहाँ पे एसएससी में आते आते मेरे को जीएस से बिल्कुल विश्वास उठ गया। मेरा सबसे वीक वही बना। इसमें भी इस वाले अटेम्प्ट में मेरे 11.5 नंबर आए, जो कि मेरा जीएस अच्छा रहा है। मैं बचपन से बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ, बट इसमें मेरा बिल्कुल जीएस बेकार हो गया। तो लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ, अगर आप मैं डेली मतलब करंट अफेयर तो करती थी, मतलब जो मंथली कंपाइलेशन आता वो करती थी। देन मैंने प्रीवियस के हिसाब से थोड़ा देख के कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि मिडाइवल से हो रहे हैं कि एंशिएंट से हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए थे। लूसेंट एंड प्रीवियस ईयर का मिला के मैंने बनाया था। मैं पिनाकल भी पढ़ा है मैंने लास्ट के टाइम में, साइंस से मतलब साइंस के लिए मैंने पिनाकल पढ़ी है, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन। बाकी मैंने जीएस का तो मैं नहीं बोल सकती था, क्योंकि मेरा वो खुद का अभी मुझे डाउट है कि किस तरह लोग चाहते खुद को नहीं पता सर। ओके, तो आपने किस तरह जब फर्स्ट टाइम आपका पेपर था तो आपने क्या सोचा कि सबसे पहले एग्ज़ाम में मुझे जाके क्या सॉल्व करना है, प्लस प्रेशर जो आपका एक रहता है फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो, आपको पता नहीं होता है, बायोमेट्रिक वगैरह होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो हमने क्या उस टाइम आपके दिमाग में चल रहा था कि जैसे होता है ना कि एग्जाम सेंटर के बाद लोग खड़े होते हैं, लोग दिमाग चल रहा होता है मैं पहले रीजनिंग करूंगा, मैं इंग्लिश करूंगा, सबका अलग अलग रहता है। तो आपने किस तरीके से कैसे क्या एग्जाम में अपने अटेम्प्ट किए? तो सबसे पहले मेरे को था कि मेरे को इंग्लिश के लिए इनफ टाइम चाहिए था, तो मैं आधे घंटे में या फिर इधर भी आधे घंटे में ट्राई करती 40 मिनट्स में कि मैं अपना रीजनिंग पोर्शन कंप्लीट कर लूँ। और फिर मैं थोड़ा 10-15 मिनट के लिए जीके ज़्यादा आती नहीं होती है, तो उसमें खाली देखना होता है, तो वो जल्दी से करके कंप्लीट कर लेती थी जीके। फिर 1 आवर पूरा फुल फ्लेजेड में इंग्लिश को देती थी, उसमें मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। और बाकी जैसे जब जाते थे तो स्ट्रैटेजी बना के चलते थे कि नहीं जाना है, सबसे पहले लग जाना है रीजनिंग में और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में सर हाथ चलता है ना, तो क्या होता है कि हम लोग अपना खुद का पिछला क्वेश्चन का हम लोग देख नहीं पाते हैं, मतलब हमने क्या सॉल्व किया उसमें। तो ये लगता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में धीमे धीमे करके करना है। टाइम तो इनफ मिल जाता है, मतलब स्टेनो में 2 आवर का होता है, तो टाइम तो इनफ मिल जाता है। तो इसलिए मतलब ये रहता था कि रीजनिंग, उसके बाद आप जीके, उसके बाद पूरा टाइम जो है इंग्लिश को अच्छे से रीड करके करना है। अच्छा, रीजनिंग में जैसे मान लो आपके कुछ क्वेश्चंस आप स्किप करती होगी, मान लो क्या हुआ कि आपने देखा आपको नहीं आया, सॉल्व किया फिर नहीं आ रहे, तो फिर उसके बाद फिर क्या लास्ट टाइम जब आप करती थी तो उसमें आपको क्या कितना टाइम मिलता था? लास्ट टाइम कुछ ऐसा टाइम बचता था उसके बाद? सर जो शुरुआत का 1 आवर होता था उसमें मैं सबसे पहले तो मुझे रीजनिंग जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर वर्बल वाला आ रहा है तो फिर मैं सारे वो कर लेती, जो नंबर वाले अगर नहीं आते ज्यादा तो मैं उनको छोड़ देती थी लास्ट में। सबसे पहले जो फर्स्ट एक टाइम होता है उसमें मैं एक राउंड जो मारती थी उसमें पूरा जितना आता है वो कर लेती थी, और बाकी जितने भी डाउट है वो छोड़ देती थी। उसके बाद में सेकंड जो मेरा राउंड होता था उसमें मैं उन क्वेश्चंस को उठा देती थी, मुझे डाउट है उसको मार्क में कर देती थी और उनको करती थी। तो मैं अपना अननेसेसरी टाइम, ये नहीं कि मैं फर्स्ट से ही धीमे धीमे स्टार्ट कर रही हूँ, सबको टाइम दे रही हूँ, ऐसा नहीं करती थी। जो आता है पहले उसको करा, उसके बाद जिनमें थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा एफर्ट डाल के कर सकती हूँ तो उसके बाद वो करा, और लास्ट में उसी 1 आवर के अंदर ही जो मुझे रीजनिंग को टाइम देना था उस लास्ट आवर में मैं थोड़ा बहुत देख लेती थी कि अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो आगे बढ़ जाती थी। ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपका स्किल टेस्ट आपका ये हुआ कि भाई कैंसिल हुआ फर्स्ट टाइम, फिर दोबारा आपका 10 मार्च को हुआ, क्या उस टाइम की स्टोक्स का कुछ इश्यू, सर्वर इश्यू आ रहा था क्या? ये सर मेरे खुद के लैब में था इशू था, हमारे यहाँ सबका 60-60 हो रहा था। हमने बहुत अच्छा दिया, हम लोग बात कर रहे थे तो मेरे बगल में बैठे थे उनसे बात कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा गया, बहुत इजी बोल दिया ये तो, और इतना भी इजी नहीं बोलना था। फर्स्ट वाले में तो जो सबसे पहले वाला स्किल टेस्ट वो तो ठीक गया था,
उसमें तो इतना इशू नहीं था कि डिप्रेशन का, लेकिन सेकंड वाले में हम सब लोग बैठे थे बहुत ही बात कर रहे थे कि अरे ये तो कैलाश चंद्रा का ही दे दिया, इतना इजी सब पास कर लेंगे। फिर बाद में जब सबमिट किया हम लोगों ने सबका 60 90 और ये दिखा रहा है, तो मैंने बोला भी कि इसमें इशू है, तो इशू है मतलब कि हमारा की डिप्रेशन दिखा नहीं रहा। तो कह रहे हैं वो बगल वाले कह रहे हैं कि नहीं अब तो एसएससी ले नहीं सकता एग्जाम, ये हो गया सबमिट हो गया चला गया उनके पास में, अब नहीं होगा कुछ, ये मतलब ऐसे कुछ ऐसे इशू आ रहा होगा, ऐसा कोई रियल इशू नहीं है। बट मुझे लगता है वही मेन एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से दोबारा रीस्किल टेस्ट हुआ। और तो डिफरेंस आपको क्या देखने को मिला? अभी क्या, अभी आपने 3 बार स्किल दिया, ठीक है, पहले Yes. 16 फिर 10 फिर ये अपना 25 या 26 में एक दिन था, हाँ। तो आपको क्या लगा कि सबसे सही डिक्टेशन, सही इन द सेंस मतलब कि एक जो रहता है कि डिक्टेशन का लेवल थोड़ा जो होता है कि नहीं अच्छा लेवल आया, किस Yes. किस डेट में अच्छा लेवल था? सर एकदम परफेक्ट बैलेंस डिक्टेशन तो लास्ट वाली जो थी वो सबसे परफेक्ट थी, उसमें थोड़ा डिफिकल्टी भी थी, और जो 100 वाली डिक्टेशन थी वो काफी मतलब हाई स्पीड थी, तो मैंने 110 115 चली गई थी वो। और फर्स्ट वाली जो थी वो भी मतलब सर ठीक थी, उसको कह नहीं सकते आप अब स्टेनोग्राफी कर रहे तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं हम जनरल मैटर लिखेंगे नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस सर होनी चाहिए। बट थोड़ा सा ये था कि स्पीकर की जो बोल रहा था उसमें प्रॉब्लम थी, मतलब Okay. अगर वो थोड़ी क्लियर होती आवाज तो शायद सब बच्चे तो मेन डिक्टेटर का वॉइस का इशू था, यस राइट? तो 10 तारीख का डिक्टेशन तो मतलब कुछ खास नहीं था, वो नॉर्मल ही था। बहुत इजी था सर। ओके। और क्या आपको जब आपने जो लेटेस्ट वाला जो अभी आपका 25 या 26 को जो हुआ उसमें जब आपने डिक्टेशन दिया, तो आपको क्या लगता है कि बीच में कितना वेरिएशन जो है, क्योंकि हर पर्टिकुलर डिक्टेशन में वेरिएशन रहता है, बीच में एकदम से स्पीड खींचते हैं फिर कम करते हैं, कितना वेरिएशन आपको देखने को मिला? ग्रेड सी और ग्रेड डी भी आपने दिया होगा, दोनों में कितना वेरिएशन मिला आपको? सर 80 वाले में तो 80 से 90 के बीच में था, वो थोड़ी स्पीड थोड़ी इसकी धीमी थी, लेकिन 100 वाले में लास्ट में तो 110 115 मेरा खुद का हाथ सर कांपने लगा था लास्ट में, बिल्कुल खींचने में बहुत कम वर्ड मेरे छूट रहे थे, तो मैं बहुत जल्दी वो फास्ट हो गया। तो बाद में मैं बाहर जब आई थी तो बच्चे बोल रहे थे कि लास्ट में पूरा छूट गया है, लास्ट में बहुत तेज कर दिया, 110 115 चला गया। तो डिक्टेशन की जो वेरिएशन मुझे लगा 100 शुरुआत में तो बहुत धीमे धीमे था, उसके बाद लास्ट में आते थे 100 110 15 चला गया। ओके, मतलब 110 115 तक लगभग गया होगा, तो मतलब Yes. इतना प्रैक्टिस हर स्टूडेंट को करना चाहिए अगर वो ग्रेड सी का दे रहा है एक तरीके ये सर अगर बिल्कुल फॉर श्योर सिलेक्शन चाहिए तो मेरे हिसाब से 120 125 जाना चाहिए, बिकॉज आप अगर उससे कंफर्टेबल हो तब आप 100 वाली पे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे, आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी वो चीज। तो आपको स्पीड तो अपनी ज्यादा ही रखनी चाहिए, अगर आप 100 जाते हो तो फिर तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका सही से स्किल टेस्ट जाए मेरे हिसाब से। और ये जो आपने ट्रांसक्राइब करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरा क्या होता है ना कि जब मैं स्टार्टिंग फेज में रहता हूँ मैं लिख तो लेता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, तो इसके पीछे क्या मतलब आप भी एक एस्पिरेंट, इवन इंग्लिश का करना बहुत एक तरीके से देखा जाए कि काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, तो किस तरीके से आपने ट्रांसक्राइब करना चालू किया, किस तरीके से आपने उसमें स्पीड बढ़ाई, क्या कैसे क्या किया आपने सर जब स्टार्टिंग में मैं डिक्टेशन करती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं आधी डिक्टेशन सुबह मैंने करी, उसको मैंने थोड़ा पढ़ा, फिर मैं उसको ट्रांसक्रिप्शन जो है शाम में करती हूँ, मतलब उसको ट्रांसक्राइब शाम में करती हूँ। ओके। तो ये मैं शुरुआत में करती थी कि हाफ ऑफ डिक्टेशन दोनों टाइम करती थी, बट उससे क्या होता था कि कभी भी एक फुल डिक्टेशन जो फुल फ्लेजिड होता है वो एक डिक्टेशन नहीं हो पाती थी। बाद में मैंने एक यूट्यूब चैनल है, सर हैं सतीश छाबड़ा सर, उनकी मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि उसमें उस सर ने बोला था कि एक जिसके डिक्टेशन करिए आप उसको फुल फ्लेजिड करिए, 4 आवर फुल दीजिए आप उसको, और उसमें आप सबसे पहले डिक्टेशन जो उसके तुरंत बाद आपको रीडिंग करनी है। तो जब मतलब एसएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें पूरा आपको प्रोसीजर पता है कि कैसे कैसे किसके बाद क्या होना है, कि पहले डिक्टेशन बोलेंगे, फिर 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए डेट, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मतलब डिटेल्स फिल करने वाला आता है, उसके बाद में आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये आप पूरा प्रोसेस जो है इसको आप शुरुआत से ही रखिए कि हमेशा रखें कि डिक्टेशन के तुरंत बाद आप 10 मिनट की रीडिंग पहले करिए और 10 मिनट में ही ट्राई करिए कि टाइमर लगा के आप 10 मिनट में रीडिंग कंप्लीट करें। उससे क्या होता है, जब मैं अपने स्पेशली बताऊं तो जब मेरा ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैंने डिक्टेशन अपनी लिख ली, उसके बाद में मैंने 3-4 बार अपनी पूरी डिक्टेशन पढ़ डाली थी, मैंने लिख लिया तो उसको अच्छे छोटा छोटा पेंसिल से, उसके बाद मैं उसको 3-4 बार पढ़ लिया तो मेरे को डिक्टेशन अपनी पूरी पता चल गया कि हाँ लिखा गया है। तो मुझे इंग्लिश में भी पूरा मैंने अच्छे से उसको लिख लिया था जो भी मुझे डिफिकल्ट वर्ड लगा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप डिक्टेशन तुरंत लिखने के बाद उसको तुरंत पढ़ें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। और आपने जब डिक्टेशन वगैरह लिखी, मान लो अगर कोई टफ वर्ड, क्या आपने कोई वर्ड इंग्लिश वगैरह में लिखा था क्या कॉपी में? यस सर। अच्छा, मैं तो पेन यूज करती हूँ। अच्छा, आप पेन से लिखती है या पेंसिल से?
सब पेन से। पेन से, तो मतलब आप डिक्टेशन वगैरह हुई तो बीच में, तो ओवरऑल क्या है कि जब कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाए तो फिर सर लिख लिया तुरंत, थोड़ी सी इनिशियल बना दिए थे मैंने, उसके बाद में जैसे वो डिक्टेशन खत्म हुई फिर फट से मैंने पहले आके उन वर्ड्स को लिखा, उसके बाद में सर थोड़े जो और वर्ड्स डिफिकल्ट है जिनका मुझे स्पेलिंग लगता है गलत हो सकती है टाइप करते वक्त, तो मैंने उन वर्ड्स को लिखा, उसके बाद में सर बस। हाँ सर ये मेरे को एक ट्रिक पता चली थी कि मुझे लगता था कि एसएससी जो है वो निकाल देगी कॉपी, तो मैं बाद में सर पूरा लिख के उसको, मैंने जब पूरा लिख लिया ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मैंने उसको रब भी कर दिया कि कोई चांस ना रह जाए कि मेरे को बाद में वो हाँ, मेरी कॉपी डिस्क्वालीफाई हो जाए। मेरा वही पूछने का वो था, क्योंकि कारण क्या है कई स्टूडेंट ने पूछा, तो ये चीज़ क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से देखता चला आ रहा हूँ, पिछले 6-7 साल से लोग लगभग स्टूडेंट ये कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी कॉपी जो होती है वो इतना उससे चेक होती है, बट लेकिन उतना उससे नहीं देखी है, तो उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ मार्जिन, मतलब मोस्ट ऑफ द मैटर जो होना चाहिए वो स्टेनो में लिखा होना चाहिए। इस वजह से मैंने आपसे इसी वजह से क्वेश्चन पुटअप किया, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो तो ये भी डाउट जो स्टूडेंट का है ना वो दूर हो जाए। मैं तो ये चीज़ कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप बता रही हो तो वो एक लाइव सामने एक लाइव एग्जांपल, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया आपसे। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल मैंने डाउट नहीं रखा कि मैं हर जितने बार मैंने स्किल टेस्ट दिया है, कुछ मेरा टाइपिंग एक वर्ड छूट जाए, बट पहले रब पहले पूरा कर देती थी कि मेरा कोई चांस ना जाए कि मेरी कॉपी डिस्क्वालीफाई कर दे कोई, इस तरह कर दे। बाकी कुछ लोग थे मेरे अगल बगल जिन्होंने लिख दिया था, मुझे पता नहीं उनका निकला कि नहीं निकला, बट मैं तो रखती थी प्रिकॉशन की मैं रब करके ही आऊँ। हाँ नहीं, वो रखना भी चाहिए प्रिकॉशन, बिल्कुल सही बात है। तो अभी क्या फैमिली में कैसा रिएक्शन था रिजल्ट आने के बाद? सर मैंने फैमिली में किसी को बताया नहीं था, मेरा एक्चुअली सीएचएसएल में जब होने वाला था तो मैं डीवी के लिए चली गई थी। हाँ। तो उसके बाद मम्मी पापा ने सोच लिया कि मेरा हो गया हो गया, पेरेंट्स हाँ। को लगता है लगभग। हाँ। तो सर मैंने बोला कि नहीं पापा फाइनल अभी सिलेक्शन बाकी है वो, लेकिन उन्होंने सब जगह बता दिया नहीं हो गया, सिलेक्शन हो गया, इनका हो गया। सर उस वजह से इतना पूरे कॉलोनी में सारे लोगों को पता चल गया, मेरे फ्रेंड्स ने नहीं बताया था लेकिन कॉलोनी में पूरा पता चल गया। तो मेरे मम्मी पापा से मम्मी पापा ने बताया और मेरी मम्मी से फिर लोग कुछ, अच्छा आपकी बेटी का तो सिलेक्शन हो गया है इसमें। बोले नहीं आप फाइनल सिलेक्शन अभी बाकी है, अभी रिजल्ट बाकी है। तो उसमें इतना बड़ा एक वो क्योस हो गया था, उसके बाद रिजल्ट में बाहर हो गई मैं, तो इतना क्योस हो गया कि फिर बात किस बारे में मैंने प्रिकॉशन रखा, मैंने बताया नहीं मम्मी को। मैंने कहा कि मम्मी अब भूल जाइए उसको, जो हो गया वो अब वो मतलब वो अब नहीं होगा, मैं 2023 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरे घर में किसी को पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था कि मतलब रिजल्ट आने वाला है। मैं अचानक से आया, मैं बैठी थी, मैंने जैसे मैंने रिजल्ट देखा, मुझे तो उम्मीद थी कि मुझे D21 मिलेगा, बट मुझे पता नहीं था सही में कट ऑफ इतनी कम चली जाएगी। तो उसके बाद मुझे ग्रेड C मिल गया। तो जैसे ही मैंने देखा रिजल्ट, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, हाथ पैर कांपने लगे। फिर मैं तुरंत दौड़ते अंदर आई, मेरी मम्मी को बताया, मम्मी को लगा मैं कुछ प्रैंक कर रही हूँ रो के, लेकिन फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी मुझे नौकरी लग गई है। फिर मेरी सिस्टर आई, मैंने उनको बताया कि मैंने C ग्रेड लगाया, तो सब लोग बहुत खुश हुए। मेरे पापा को बताया, पापा मेरे रो रहे थे बहुत, उनको भी पता नहीं था कि आइडिया नहीं था कि मेरा मतलब कि इसका रिजल्ट आने वाला है। सब बहुत अच्छा लगा, पहली बार था और किसी को वो भी नहीं था ना कि इतनी बड़ी डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो मेरे लिए तो सर बिल्कुल सररियल फीलिंग है। और आप कितने भाई बहन हो? सर हम 3 सिस्टर्स हैं, मैं मिडिल चाइल्ड। अच्छा आप मिडिल हो, ओके। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई आप मिडिल सिस्टर हो, फिर भी आपने एक जो आइडियल होता है ना कि आपकी जो छोटी बहन है वो कहीं ना कहीं देखेगी कि एट द एज ऑफ 20, क्योंकि एक चीज़ मैंने अभी देखी है कि लगभग जितना जो अभी नया बच्चा है अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आपने बताया कि सर मेरा 1 साल वो मूवी इधर उधर मेरा बर्बाद हो, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को रियलाइज करके मैंने अपना जो फोकस है वो एकदम क्लियर रखा और उसको एकदम सही ट्रैक पे मैंने प्रिपरेशन करती रही। और एट द एज ऑफ 20 अगर आप सिलेक्ट हुई हो, और अगर जिस हिसाब से मैं देखता हूँ कि 40 to 100 आपका ग्रेड पे रहेगा, और अभी आपकी पूरी सर्विस लगभग इस साल 2-3 महीने में ज्वाइनिंग आ जाएगी, 40 इयर्स की सर्विस है आपकी। यस सर, बहुत सर, अब वो तो अच्छा ही लगा कि इतना अच्छा ग्रेड पे मिल गया। मेरे को तो 2400 मिल जाएगा बस, खत्म है। फिर 20 जो भी था, तो मुझे D ग्रेड वाला तो था, लेकिन इतना बड़ा मिल जाएगा वो नहीं सोचा था। मेरे पापा खुद ही बोल रहे थे सर कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को 16 साल लग गए इस ग्रेड पे पहुंचने के लिए, तो वो खुद शौक थे कि इतना मतलब अच्छा पोस्ट मिला। नहीं रहता है ना पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन के, जो उनके एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा अगर आप करते हो ना, क्योंकि पेरेंट्स कभी इतना सोचते नहीं होंगे, उनको लगा होगा। और प्लस वो चीज़ होता क्या, पेरेंट्स को खुशी तब होती है जब उनसे
ज़्यादा सैलरी जो है वो उनकी कहीं ना कहीं बेटी या बेटा कोई ना कोई कमा रहा हो, भले जो भी हो, लेकिन उनके दिमाग में रहता है कि इसका फ्यूचर इतना लंबा है। क्योंकि आपका जिस हिसाब से 20 ईयर्स, वो जिस हिसाब से सोच रहे होंगे कि आपकी 40 ईयर्स की जो सर्विस है वो अभी बाकी है। और 40 ईयर्स अपने मामले में बहुत, क्योंकि अगर आप देखोगी, अगर आप डिपार्टमेंट में कंटिन्यू सीबीआईसी में करोगी भी, लगभग ये मान लो कि 5-6 साल में आपका जो 4600 होता है वो हो जाता है, अगर आप कंटिन्यू करोगे तो। और 4600 के बाद भी देखोगे तो आपके लगभग मिनिमम अगर हम बताएं तो 33-34 साल की सर्विस तो बचे। मान लो अगर आपका 6 साल लगा, 7 साल लगा, तो 33 से 34 साल की सर्विस आपकी रहेगी और स्टार्टिंग आपकी 4600 ग्रेड पे की होगी। तो जब तक आप रिटायरमेंट होगी आपकी तो लाखों में सैलरी होगी। तो ये होता है, जिस हिसाब से मैं देखता हूँ ना, ये होता है एक सबसे बड़ा बेनिफिट जब आप एट एन अर्ली एज में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वो एट द एज ऑफ 20। अगर आप अपने आसपास लोगों को भी देखो ना, आपके जो फ्रेंड सर्कल के होंगे, लगभग ये चीज़ जो है ना हर स्टूडेंट को मोटिवेट करती है कि आप 20 इयर्स की हो और आसपास जो भी अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपके जो भी मित्र वगैरह होंगे वो आज भी ऐसे घूम रहे होंगे, कोई दूसरा रिसोर्स देख रहे होंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब आपके पास आ गई। गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या है कि एक रिस्पेक्ट है उस चीज़ की। जब आप जाओगे डिपार्टमेंट में, ज्वाइन करोगे डिपार्टमेंट का जो एक रहता है ना कि लोग कहेंगे अरे यार आप तो जीएसटी में हो, क्योंकि सीबीआईसी में आपका अलग अलग स्ट्रीम रहता है, जीएसटी में भी कभी पोस्टिंग, कभी कस्टम्स में रहता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो एक घूस बम्स जो आते हैं ना अंदर से, बिल्कुल है वो चीज़ जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगी ना, वो चीज़ आपको एक अलग ही फील होती है। और ये जो फील है ना वो बहुत ही कम लोगों को मिलती है, बहुत ही कम लोगों को मिलती है। और ये जो एग्जाम्पल है ना वो आप जैसे लोग सेट करते हैं। लास्ट ईयर मेरे हिसाब से भागवत शर्मा बात हुआ, वो AIR रैंक 12 था उनका और माइंस उन्होंने चुना। फिर उसके बाद मेरा बात हुआ एक प्रियांश करके लड़का, तो उसको AFHQ मिला था दिल्ली में, तो उससे भी मेरा बात हुआ, तो उसका भी ऐसे 2021। तो ये जो एग्जाम्पल जो आप लोग सेट कर रहे हो, आपने इस साल सेट किया, वो चीज़ जो है ना वो देख के बड़ा अंदर से खुशी होती है मुझे कि अभी भी कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं जो अपने गोल और अपनी लाइफ के प्रति कहीं ना कहीं आप सोचते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपने अभी क्रैक किया, आपका जो सर्विस पीरियड है वो बहुत लंबा है। और अभी भी अगर आप देखो ना, पेरेंट्स का इतना एक्सपेक्ट रहता है, और जब आप एट एन अर्ली एज आपने ऐसे वो किया, तो उनको लगता है कि यार अब तो लाइफ सेट हो गई इसकी। सर मेरे फादर की 4 साल बाद शायद रिटायरमेंट होने वाली है, तो मुझे तो वो फेयर नहीं चाहिए था कि बिल्कुल सब खत्म हो जाए। और फिर मैं ही एक तरीके से मेरे से उम्मीद भी थी, तो मैं अच्छी रही हूँ पढ़ाई में, तो मेरे से उम्मीद भी रही है। तो मेरे पापा का 4 साल हो जाए, तो मुझे उस डर से बस निकलना था बाहर कि अब अगर मैं लाइफ में कुछ भी करूँ आगे चल के, लेकिन मैं एक तरीके से बस अपना ये वाला पापा का रिटायरमेंट होने का जो डर है वो मैं खत्म कर दूं। बस आज मैं वो मेरा खत्म हो गया, तो मुझे सबसे ज्यादा रिलीफ तो सर उसी बात की मिली कि एक मैं उस चीज को रिप्लेस कर पाए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, होता क्या है ना कि अभी आज का जिस हिसाब से सिनेरियो है ना, अगर कोई भी लड़की अपने पैरों पे अगर खड़ी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को गर्व होता है, प्राउड होता है उनको, क्योंकि उनको ये लगता है कि आज का जो भी सिनेरियो हो कि भाई जब शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि लड़की हमारी बड़ी, तो कल को अगर हम किसी कहीं लड़के वाले के भी जाएंगे तो हम गर्व से कहेंगे हमारी लड़की नौकरी वाली है। तो वो जो एक्चुअल में वो जो फील होता है ना, वो बहुत ही कम ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि इतना अच्छा ग्रेड पे होने के बाद, क्योंकि जब एट द एज ऑफ, अभी तो आप 20 की और 25, 26 में आपकी एट द एज ऑफ शादी होगी, तो तब चीज़ें क्या होंगी, बहुत अलग हो चुकी होंगी। तब आप भी एक होता नहीं कि आपके अंदर वो चीज़ें प्रोफेशनल डेवलप हो जाती हैं ये चीज़। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है, और मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा प्राउड होगा अभी जिस हिसाब से आपने करके आपने दिखाया हुआ है। और सच में मतलब आप जैसे लोग जिस हिसाब से एट द एज ऑफ 20, 18 साल होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर फाइनल सिलेक्शन ले लेना बहुत बड़ी बात है। और पापा ने स्टार्टिंग से बहुत ही एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस रहे हैं कि आप कुछ आप बस अगर आप लड़की हो तो आपको एजुकेशन पे तो ज्यादा फोकस करना है, बाकी को लड़का होता तो नहीं करता, लेकिन आप लड़की तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि आपकी जो अहमियत है वो आप अपनी इससे ही इंडिपेंडेंस से ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, तभी आप उसको सेट बना सकते हो कि आपकी रिस्पेक्ट लोग उसी से करेंगे। अगर आप जाते हो खाली खाना बनाना तो आपकी वही रिस्पेक्ट रह जाएगी। तो मेरे पापा ने शुरुआत से ही बहुत रखा है कि आपको तो काम आपको शादी वादी में बाद में करेंगे, आपको पहले जब तक जॉब नहीं करनी तब तक तो करनी ही नहीं चाहती। तो मेरे पापा ने कभी वो चीज का रखा नहीं, शुरुआत से बहुत एजुकेशन को लेकर है कि नहीं पढ़िए केवल। मैं काफी मतलब मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट काफी है, मैं डांस भी काफी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में काफी हूँ,
लेकिन मेरे पापा ने हमेशा कहा नहीं, वो सब बाद में, पहले आप पढ़िए अच्छे से, हर चीज में अप्रिशिएट करना। जब मैं रिजल्ट लेकर आती थी तब अप्रिशिएट करना, तो मुझे वो चीजें बहुत मोटिवेट करती थी। तो अभी ऐसा नहीं कि रिजल्ट के केवल प्राउड है, पहले भी जब होता था कि जरा सा मैं कॉलेज में अगर मेरे बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, मैं अगर कॉलेज में अगर मेरे इस सेमेस्टर में बहुत फर्स्ट टॉपर हो गई, तो मम्मी पापा बहुत अप्रिशिएट करते कि नहीं भाई राशि ले मतलब बिरयानी लेकर आई है, बहुत अच्छा इसने रिजल्ट लाया है। तो बहुत ही उनको देख के ना कि वो उनको इतनी बड़ी चीज लग रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीज मैं अगली बार उसको मोटिवेशन लेकर। तो पेरेंट्स तो मेरे, उनकी जो प्राउड फीलिंग होती है ना, हर बार उसको अप्रिशिएट करते हैं मेरे अचीवमेंट्स को, वो सर बहुत मोटिवेट करते हैं। और अब क्या, अभी मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी आप क्या है कि क्या बोलना चाहोगी जिस हिसाब से जो अभी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, जो कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं तैयारी करने की, किसी न किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही होती है, तो आप एक लड़की एज ए गर्ल हो तो आप उनको क्या चीज़ बताना चाहोगी, वो जिस भी एज में हो, लेकिन क्या उनको मोटिवेट करना चाहेंगी आप उनको? सर मैं तो बोलूंगी कि सबसे पहले आप अपने, अगर आपके घर में भाई है तो आप उनको हटाइए, पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पैरेंटल खुद उठाइए। आप ये सोचिए कि आपको इस घर का करता धरता बनना है, तो आप जो है, अब मैंने भी पूरी प्रिपरेशन घर ही बैठ के करी, तो कहीं बाहर ही सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा। मैंने 0 कॉस्ट पे पढ़ाई करी, मैंने शायद सब्सक्रिप्शन लिए होंगे टेक्स्ट बुक के और ये सब, इसमें मेरा 300-400 रुपए लगा है, बाकी मेरी पढ़ाई तो 0 ही रही है, 0 कॉस्ट पे रही है। तो पैसे की बात, फाइनेंशियली भी मैं बोल सकती हूँ कि सब बहुत कम पैसे में मैंने पढ़ाई करी है, और मैंने बाहर भी ज्यादा नहीं किया, तो मेरा बाहर का जो टाइम था वो भी पूरा मतलब मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैं बोलूंगी कि अगर आप के घर में, अगर आपको जल्दी शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर आपको बोल रहे हैं कि नहीं घर का काम वाम में आप बिजी रहते, तो ये सब आप एक तरीके से साइड में कर सकते हो। मेरा होता था कि जब मेरी मम्मी एक बार कोविड उनको हो गया था, तो उस समय में मैं पूरा घर का खाना वाना बनाती थी, तो उस समय भी मैं पढ़ती थी, लेकिन अपना टाइम निकाल। तो ये सारे एक्सक्यूजेस ये तो हैं, ये तब अच्छे लगेंगे जब हम सिलेक्शन ले लेंगे, और तब हम बोल सकते हैं कि नहीं हमारे घर में प्रॉब्लम थी। बट उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप बोलो कि नहीं मेरे पापा ये बोलते थे, या फिर मम्मी मुझे इस चीज के लिए बोलते थे कि आप शादी कर लो जल्दी, या फिर खाना बनाओ, ये सब चीजें एक्सक्यूजेस हैं। मैंने तो कम स्ट्रगल किया इस फेस में, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उससे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उससे निकलते हैं वहाँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप लड़कियों खास करके, तो आपको तो ज्यादा ही करियर के लिए फोकस होना चाहिए, बिकॉज आप तो, हम लोग को बिजनेस नहीं कर सकते ज्यादा जाके, मतलब एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में तो हम लोग नहीं कर सकते ये सब चीजें ना, हम ज्यादा घर से बाहर बहुत ज्यादा रात को निकल सकते। तो हमारे लिए तो पढ़ाई सबसे कंफर्टिंग और सबसे अच्छी चीज है। इसलिए एक चीज आप इसको पकड़ लीजिए, उसमें आप लगातार लगे रहिए। लड़कियां काफी कंसिस्टेंसी के लिए काफी जानी जाती है, मतलब काफी डिसिप्लिन होती है। तो मैं वही, तो इसलिए आप उसका फायदा उठाइए, मल्टीटास्किंग बनिए, करिए अच्छे से। यही एज है छोटी जो हमारी 18 से लेकर 25 तक की होती है, सबसे एंथुसियाज्म से भरी होती है। तो इसमें आप बिल्कुल ऐसा रिजल्ट लाइए कि भाई कोई दूर दूर तक आपके जानने में कोई हो ही ना कोई लड़का ना कोई लड़की, इतने अच्छे से मेहनत करिए। बाकी थोड़ी लड़कियों की प्रॉब्लम तो सर होती है कि मतलब हमें हैंडल भी करना रहता है, हम लोग इमोशनल भी काफी होते हैं, घर में कुछ चीज हो जाए तो तुरंत उससे वो हो जाते हैं। लेकिन वो सब चीजें साइड में करके पढ़ाई पे मस्त ध्यान दीजिए, कि सबसे अच्छी चीज आपको यही प्रोवाइड करेगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि होता क्या है कि आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, आपने 21 या 20 में आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया होगा, आपके फ्रेंड्स बने होंगे। अब अक्सर क्या होता है कि अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि लोगों को लगता है कि कॉलेज जाने के बाद वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं मूवी, कहीं इधर कहीं उधर, और कई सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं उस टाइम पे। तो आपने किस तरीके से अपने आप को इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रख के आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी? तो सबसे पहले तो सर मेरा जो सपना रहा है वो मेरा रहा है लेडी श्री राम जाने का था, डी यू से करने का कॉलेज था। बट मैंने पढ़ाई के लिए अपने इसके लिए घर के लिए मैंने उसको त्याग दिया। मैंने सोचा नहीं, अब पहले कहीं भी यहीं भी मैंने अपने घर के पास में कॉलेज में एडमिशन लिया, और मेरा वहाँ पे बेसिक जाने का एम यही था कि मेरा ग्रेजुएशन चलता रहेगा और मैं अपनी तैयारी करती रहूंगी। तो मेरा कोई था ही नहीं। मेरे को तो कॉलेज में लोग बोलते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब आप बोलती नहीं है बिल्कुल, या लोग ना उठती बैठती नहीं है क्या, कोई मतलब कोई दिक्कत है या किसी ने कुछ बोला है, तो मुझसे लोग इस तरह के बात करते। के लिए मैं कॉलेज में बिल्कुल शांत रहती थी। मेरे फ्रेंड्स 1-2 बने खाली, और मैं कॉलेज में किसी से, उन दोनों के अलावा किसी से बात ही नहीं करी। तो मैं अपने को खुद ही साइड रखा हर चीज से, चाहे वो कोई फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो। मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा है, खाली जाती थी, पढ़ती थी अपना, उसके बाद घर आके पढ़ना अपना। तो अपने आप को खुद ही मैंने साइड में रखा। मैं स्कूल लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही हूँ चीजों में, बट कॉलेज आते आते मैंने सारी चीजें साइड में रख दी। केवल अपने 2 फ्रेंड्स मैंने रखे, उन्हीं से बात करती थी, बाकी मैं किसी से नहीं बात नहीं।
अच्छा, मतलब इतना आपने पूरा अभी इतना त्याग आपने किया मतलब। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, क्योंकि अक्सर लगभग 100 में से कोई एक ही बच्चा होगा, जो 100 में क्या 1000 में, जो इतना सब डिस्ट्रैक्शन रख पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस एज में। आप जब 23-24 में, वो अलग बात है, तब कॉलेज वगैरह हो चुके होते हैं, ठीक है, तब आप अकेले होते हो। तो इस एज में और जिस हिसाब से उम्र बढ़ती है उस हिसाब से लोगों के शौक बढ़ते हैं, लोगों को घूमना होता है। लेकिन ये एक आपने एग्जाम्पल सेट किया कि अब जब नौकरी लगेगी तो आप दुनिया घूम सकोगी, यस आप सर। ऑल ओवर इंडिया घूम सकोगी। सैलरी आपकी इतना है जिस हिसाब से जब तक आप लोगोगी तब तक कुछ नहीं, तो आपका जो एक्स सिटी में जो सैलरी आएगा वो 60,000 के अप्रॉक्स आपका एक्स सिटी में आएगा, हो सकता है उससे ऊपर ही आए। वाई यस सिटी में जिस हिसाब से 56 के अप्रॉक्स आएगा, 56 या आई थिंक एक्स सिटी में ज़्यादा जाएगा, 62 के करीब जाएगा। यस तो सर। जिस हिसाब से देखो कि अगर आप वाई सिटी में भी पोस्टेड होगी तो आपकी 50 प्लस सैलरी आएगी। यस और अभी जिस हिसाब से देखा जाए तो आपने जिस हिसाब से बताया कि विदाउट एनी कॉस्ट आपने कोई भी खर्च वगैरह करके आपने पढ़ाई करी, तो मुझे लगता है कि आप फिर उस पर ये सोचोगी कि खर्च करना क्या है। यस सर। सर मेरे को बिल्कुल आदत ही नहीं लगी है कि कहीं मूवी, या मैंने लाइफ में शायद एक ही बार केवल मूवी देखी है थिएटर में। तो मैं तो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा देखी, जब मैं स्कूल से जैसे ही मैं मतलब कॉलेज लेवल में आई और ये सब करा, तो सर घर की सर काफी रियलिटी सर पता चल गई कि क्या घर में प्रॉब्लम चल रही है, एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, और मुझे ही करना है। मतलब मैं अब किसी को देख नहीं सकती कि नहीं ये करेंगे या फिर ये कर देंगे, मुझे ही करना है। तो सर मैं तो ये बोलूंगी सर, हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, हमारे सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होती है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आप बाहर से डिस्ट्रैक्ट होके और बाहर अगर दूर निकल जाओगे तो फिर घर का कौन देखेगा। तो मेरे तो सबसे लाइफ में सबसे एक पहला काम करो कि अपने घर को सेटल करो, कि आप ही को करना है। आप चाहे अभी करो, चाहे 20 साल पे 30 साल पे करो, चाहे 35 पे करो, करना आप ही को है। तो मैंने सबसे पहले रखा कि मुझे अपने घर का एकदम मैनेज कर देना है। उसके बाद तो मैं अपने लाइफ में जो भी मुझे सपना पूरा करना है, घूमना घामना है, ऐसे फ्रेंड्स तो मिल ही जाते हैं बाद में, लाइफ टाइम मिलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सर पहले सबसे पहले घर का सेटल करने की कोशिश करी। अपने घर के प्रॉब्लम से मैं देखा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ मतलब सबके घर में सर होता है। तो उसको मैंने रियलाइज किया, रिस्पॉन्सिबल हुई थोड़ा सा। उसके बाद सर मैंने कहा कि नहीं, अब जब तक नौकरी नहीं तब तक कुछ नहीं। और प्लस क्या रहता है, जब एक बार आप सिलेक्ट हो जाती हो तो फ्रेंड्स की जो नज़रों में एक रिस्पेक्ट आप मतलब होता नहीं कि जो एक होता नहीं, अरे तो आपका तो सिलेक्शन हो गया, अरे आप तो अब चले जाओगे, मतलब एक जो वो भले जिस तरीके से भी हो, लेकिन वो एक फील अलग ही होता है ये चीज़। जब सर जब मेरी हाँ, जैसा मेरी फ्रेंड ने, मुझे बेस्ट फ्रेंड ने कॉल किया, वो कह रही है तुम, मुझे तो पता ही था तुम कर लोगी, तुम बहुत मेहनत, यार तुम्हारा नहीं होता तो किसका होता। तो वो मोटिवेशन, जो क्लोज फ्रेंड है वो तो मोटिवेट हमेशा करते ही रहे, बाकी जो दूर वाले थे वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन वाले। और दूर दूर तक जब कोई होता नहीं था अपनी तरह, तो सर अलग ही स्थिति होती है जब आप यंग एज में तक कर लो कुछ। और रिश्तेदार तो फिर अलग ही। रिश्तेदार तो सर अलग ही। सर उनका तो वो सर मेरे जो मतलब जो जैसे मामा हो गए, मेरे सगे मामा हो गए, मेरी मौसी हो गए, सर सब लोग बहुत खुश हैं। उन लोगों ने तो हमेशा सर अप्रिशिएट किया मुझे। मेरे रिश्तेदारी में सर ऐसा कोई रहा नहीं कि मुझे वो रखा हो, मतलब किसको मेरे से जेलसी हो या ऐसा कुछ, वो रहा नहीं सर। बहुत सब रो रहे थे, सब खुश थे। मेरी मौसी को मम्मी ने मेरे कॉल किया, वो खूब रो रही है कि मेरी मोना की बेटी का हो गया, सिलेक्शन हो गया है, सब बहुत खुश थे सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सच में मतलब जिस हिसाब से, और एक चीज़ पता है क्या, मैं इतनी देर बात कर रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपका जो माइंड है ना वो एकदम क्लियर है। क्लियर इन द सेंस, जैसे आप आपका वे ऑफ टॉकिंग, कि आप जो बात कर रही हो, जो कह रही हो, एकदम बिल्कुल स्मूथ, एकदम फ्रैंक होके पूरा कह रही हो, कोई उसमें सोच के नहीं, कोई वो नहीं। क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट एट एन अर्ली एज इतना बड़ा टारगेट हिट करता है, उसका मतलब ये है कि उसका जो माइंड है ना वो क्लियर है, उसको पता है कि क्या करना है और Yes. किस तरीके से चीज़ें करनी है, किस तरीके से हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और वो इंसान के नेचर में रिफ्लेक्ट होता है, जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ। उतनी देर से मैं जब बात कर रहा था ना, पूरा मैं नोटिस कर रहा था कि किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन जो होता है ना वो उसके नेचर में ही पूरा एक रिफ्लेक्ट होता है एक तरीके से। उस Yes. किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस तरीके से वो सोच रहा है, और किस तरीके से वो दूसरों को मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि अक्सर मैंने एक देखा है कि लोग क्या होते हैं ना कि मोटिवेट नहीं करना है, उनको लगता है कि नहीं यार कि मैंने ये टारगेट हिट कर लिया तो मैंने बहुत अचीवमेंट कर लिया, बट लेकिन ये नहीं चाहते कि वो दूसरों से शेयर कर सके। क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ें बता रही, जिस तरीके से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो।
और सर बेसिक मैं बेसिक उस पे आप वो कर रही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बना के, एकदम बेसिक पूरा जैसा जो आपके साथ हुआ है। यस सर, मेरे अपब्रिंगिंग काफी मैं ब्लेस रही हूँ कि मेरी अपब्रिंगिंग काफी अच्छी हुई है। मेरे घर में सर ज्यादा हम लोग के पास कुछ था नहीं, मतलब फाइनेंशियली हम लोग एवरेज एवरेज है, और हम लोग फैमिली के हिसाब से कंडीशन भी काफी एवरेज है। बट सर होता नहीं कि मम्मी पापा जब एक डायरेक्शन में आपको पुश कर देते हैं कि नहीं आपको खाली पढ़ाई करनी है, आप उस पर फोकस करो, बाकी सारी चीजें जो कर रहे हो लाइफ में उसको स्टॉप रखो। तो एक अपब्रिंगिंग जो काफी मेरी रही है वो काफी अच्छी रही है कि अब भले चाहे हम लोग सर ज्यादा हम मैं तो कहीं घूमी नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट एग्जाम देने गई तो सर मैं इलाहाबाद घूम लिया, तो फिर मैं लखनऊ से कहीं बाहर ही नहीं गई। तो सर होता नहीं कि अब जब आप मेरे मम्मी पापा ने ऐसा मुझे शुरुआत से मोल्ड किया है कि मुझे कभी वो फील नहीं हुआ, कभी डिस्ट्रैक्शन का लगा नहीं कि नहीं यही यही तब पता था कि यही पढ़ाई मुझे अच्छी आती है तो पढ़ाई करनी है। इसलिए बहुत ही आराम से क्लियर माइंड से बिना डिमोटिवेट हुए सेल्फ डाउट किए सर किया। होता क्या है ना कि अक्सर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स लगभग कोशिश करता है कि उनका बच्चा जो है सही डायरेक्शन में जाए, लेकिन Yes. मेन होता है बच्चे का जो माइंडसेट कि वो कौन सी डायरेक्शन चूज करता है। हर पेरेंट्स चाहता है, आपके पेरेंट्स ने किया, लेकिन होता क्या है ना कि एट लास्ट एफर्ट किसको करना होता है। यस वो माहौल बना देंगे, सब कर देंगे, पैसे की जरूरत सब दे देंगे, लेकिन एफर्ट किसको करना होता है, वो होता है बच्चे का। तो हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो, लेकिन ये बच्चे की बड़ाई होती है। जो मैं ये आपके पेरेंट्स ने किया, मैं सब वो करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं भी एक तरीके से जब मैं प्रिपरेशन करता तो ये चीज़ मुझे खुद लगती थी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आप पर ही डिपेंड करती है कि उन चीज़ों को आप कहाँ तक ले जा सकते हो। यस यस सर। सर वो रहता नहीं कि सर वो दिमाग में कैच कर लिया कि ये मेरे मम्मी पापा शुरुआत से बोलते थे नहीं कंपटीशन में बैठना है, कंपटीशन में बैठना है। जब मैं छोटी सी थी तब भी बोलते थे कंपटीशन में बैठना है, कंपटीशन। मुझे पता नहीं था कंपटीशन होता क्या और बैठना कहाँ पर है। तो सर तब से नहीं पता, लेकिन ये था कि हार्ड वर्क और ये सारी चीजें, डिसिप्लिन और सुबह 4 बजे उठना। जब मैं सेकंड क्लास में थी तो मेरी मम्मी मुझे 4 बजे उठाती थी पढ़ने के लिए। तो वो कुछ कुछ चीजें मैंने ऐसी कैच कर ली कि वो मैं अलग कर रही लोगों से। तो जब वो चीज हो गई तो मेरा एक अंदर से खुद ही माइंड बन गया कि नहीं मुझे, मैं कॉम्पिटेटिव बहुत ज्यादा हो गई। मैं हर चीज में कॉम्पिटिशन ढूंढती हूँ कि आप ये करना है तो उसमें मुझे एक्सेल करना है, इसलिए करना है मुझे एक्सेल करना है। तो वो अंदर से खुद ही नेचर में मेरे बन गया कि नहीं अब मतलब ऐसी, इसलिए अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि शुरुआत से ऐसा रखा गया तो मैंने उसको कैच कर लिया हुआ। टाइम मैनेजमेंट आप जैसे मान लो कि अभी जिस हिसाब से 2023 का है, ठीक है, उस हिसाब से 2022 का भी आपका नवंबर में था, तो आपने लास्ट 2 मंथ्स में आपने किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया, किस तरीके से आपने अपना प्रिपरेशन का जो आपका टाइम है वो किस तरीके से आपने मैनेज किया? सर जैसे मतलब कि जीके वीके मैं लास्ट के टाइम में ही पढ़ती थी, बाकी इंग्लिश तो मेरा डेली चलता था, रीजनिंग भी डेली चलती थी। और बाकी जो जीके का टाइम था वो मैंने लास्ट में रखा था कि मतलब करंट अफेयर करती थी डेली, लेकिन जो मेन जीके वो मैं लास्ट में पढ़ती, नोट्स वोट बना लिए थे लेकिन उसको पढ़ती सबसे मैंने लास्ट में पढ़ा है। और बेसिक जो मैं रखती थी कि अपना की शॉर्ट करते रहना है, स्टेनो करते रहना है। और जैसे सर टाइम मैनेज की बात करूँ तो मैं सुबह, मेरा जल्दी, मैं अर्ली बर्ड हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। मेरा होता कभी मैं 2 बजे उठ जाती थी, कभी मैं 3 बजे, तो बहुत ज्यादा जोश है 2 बजे सर, तो नहीं कम थोड़ा कम हो गया तो 3 बजे। फिर जैसे आज सोने का मन हो तो 5 बजे उठ जाती थी। तो मेरा रहता था कि सुबह मेरा मान लीजिए सर कि 2 बजे तक मेरा मैक्सिमम टारगेट कंप्लीट हो जाता था और रात में बहुत ही कम पड़ी। तो ये रहता था कि उससे क्या होता था फायदा कि सर के जैसे सुबह उठ गए तो एक वो भी रहता था कि रियलाइजेशन पापा से पहले मैं उठ गई। तो मेरे पापा खुद 4 बजे डेली उठते हैं, उनका भी रहता है, उनसे मुझे देख देख के मिला है कि नहीं वो 4 बजे कैसे डेली उठ रहे हैं। आज तक मैंने देखा नहीं कि मतलब वो सो गए उस 6 बजे के बाद में। तो मैंने उनको देखा तो वो ऐसा लगता है कि पापा उठने से पहले मैं उठ के बैठ जाऊँ, मैं पढ़ने लगूँ, मेरी मम्मी मुझे अप्रिशिएट करे, चाय ला के दे मुझे। तो मुझे हो रहा था इसलिए सर मैं सुबह उठ जाती थी, बस अपना टारगेट जल्दी जल्दी कंप्लीट करके फिर अपने दिन में देखती थी, जिसमें सर मूवीज वूवीज भी देखा करती थी। बट लास्ट के टाइम में सब बंद कर दिया। लास्ट के टाइम में कुछ भी मैंने अदर करा नहीं, केवल बस अपनी पढ़ाई। ओके, तो मतलब इस तरीके से आपने पूरा जो टारगेट है वो आपने पूरा हिट किया और फाइनली CBIC ग्रेड सी में आप सेलेक्ट हो गई। मतलब आपका जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भरा है, और स्पेशली उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के लिए जो अभी एट एन अर्ली एज, जिनका अभी 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल एज है, उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार 18-19 साल में क्या हम कर लेंगे, लेकिन आप जैसे लोग जो है ना वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो आपने सेट किया और भी कैंडिडेट सेट करते हैं। और ये जो आपने स्ट्रेटजी पूरी शेयर की, जो कहीं की बाकी अदर कैंडिडेट्स के साथ भी काम आएगी।
और बहुत बहुत आपका मतलब शुक्रिया कि आपने अभी तक का पूरा जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो आपका आपने लोगों से शेयर किया। और अब इतना मुझे भी बात करके इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि जिस तरीके से आपने एट द एज ऑफ 20 आपने सिलेक्शन पाया, वाकई में काबिले तारीफ है कि आप एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी 21 साल में, अभी एज उन्होंने वो करके 21 कर दी, तो यस सर। 20 साल में आपने वो चीज़ कर ली, तो बाकी तो यस। बात अलग है। ये बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन भरा है। और सबसे पहली चीज़ कि जिस तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट ने अपने ग्रेड सी 4200 ग्रेड पे को हिट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। आपको क्या लगता है, क्या आप अभी जब ज्वाइनिंग होगा तो क्या क्या प्लान्स आपने बना के रखे हैं? सर प्लान तो सर मेरा अभी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को ये स्टार्ट करना है। मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ आगे। तो मेरा कुछ है कि थोड़ा मैं अपना इसको मैनेज कर लूँ, आगे करने के लिए मुझे किस तरह से करना है। तो पढ़ाई नहीं होती तो मैं तो सर कुछ कर ही नहीं पाती। मेरा ऐसा कोई प्लान व्लान नहीं कहीं घूमा हो या फिर करके, वो तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं चली जाऊंगा, थोड़ा बाहर निकलूंगी लखनऊ से, तो सर मेरा थोड़ा वो प्लानिंग व्लानिंग आएगी। घर पे रह के तो सर बस है कि बस यहाँ पे अब पढ़ाई कर लिया, कल से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। फिर पढ़ाई से सर दूर रहते तो बड़ा वो अनप्रोडक्टिव सा फील होता है। नहीं नहीं सर चलिए। एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं एकेडमिकली थोड़ा वो रही, स्ट्रांग रही हूँ, मेरा काफी बैक स्ट्रांग रहा है। तो लेकिन सर मैं उन लोग से बोलना चाहती हूँ जो जैसे थोड़ा पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, तो बोलना चाहती हूँ सर सबको डिमोटिवेशन होता है, सब लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। लगातार मैथ खुद होती थी कि मैं 4-5 दिन बाद तो मेरा ब्रेक हो जाता था। बट वो है कि आप उस ब्रेक को कैसे ले रहे हो। आप वो ब्रेक ले रहे हो तो उसको ले रहे हो कि नहीं अब मैं दोबारा से आऊंगा, या फिर इसलिए ले रहे हो कि नहीं भाई मैं मेरा हो गया, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, या फिर मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। क्योंकि सब कोई, जब मैं 12th से बाहर निकली बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बट सर 12th से जब चीजें स्टार्ट होती है दोबारा से, बाद में जब ग्रेजुएशन लेवल में स्टार्ट हो, सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है। हम सब लोग जीरो से स्टार्ट होते, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी और खराब वाला बच्चा भी। तो जो उतने अच्छे पढ़ने में नहीं, अकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, आपको इस चीज का सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, फिर मैंने कहा 12th में मैंने स्कोर कहाँ किया। आप जीरो से सब कोई स्टार्ट हो, इसलिए आपको बस कंसिस्टेंटली लगे रहना। ये मैंने नोटिस करी सर कि कंसिस्टेंसी, और अगर आप डिसिप्लिन हो बहुत ज्यादा, तो फिर आप तो कोई एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। हार्ड वर्क करो, आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो अपने गोल्स के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए ये नहीं है कि भाई मेरी जर्नी कोई को देख रहा होगा तो बोल रहा होगा ये तो पढ़ती है, पढ़ने में अच्छी, या फिर ऐसे कर लोग सर परसेप्शन बना लेंगे। और जो सर है भी, बट सर मैं तो सर खुद जो नहीं पढ़ते उनसे देख के उनको मोटिवेट होती है कि जब ये कर लेते हैं तो मैं तो एक अच्छी बच्ची होती है, मैं भी नहीं कर सकती। तो इसलिए डिमोटिवेट सब होते हैं, सबका दिन आता है, सब लोग रोते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन आपको उससे बाउंस बैक करके आना है और उसको एक प्रोसेस बना लीजिए कि नहीं अब 5 दिन बाद मेरा डिमोटिवेशन वाला फेज आएगा, मैं उसको डिमोटिवेट हो जाऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद में फिर से अगले मंडे से फिर से स्टार्ट कर दूंगा। तो वो आप रखिए और बस कंसिस्टेंट रहिए। नहीं चलिए, आपने लास्ट के इतना अच्छा आपने स्टूडेंट्स को बताया, और जो स्टूडेंट लगभग फेस करते हैं हर किसी उसमें, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि जो फेज आपने जिस फेज का जिक्र किया, उस फेज का हर The Astros narrowly defeated the Angels by a score of 9-8 yesterday. 1 सेकेंड। हाँ, तो जिस फेज का आपने जिक्र किया वो फेज लगभग हर दूसरे स्टूडेंट के साथ आता है। अभी 2022 का रिजल्ट आया तो लगभग देखो कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक मार्क्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स से कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एक तरीके से उनको हो जाता है, एक परेशान हो जाते हैं। तो ये जो लाइन आपने बोली ना कि अप्स एंड डाउन्स आया करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वापस उसी ट्रैक पे आना है, तो वो एक बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपके अंदर जो एक मोटिवेट करने की जो एक कला है, क्योंकि लास्ट के जो लाइन आपने बोली ना वो आपने खुद अपने मन से बोली, वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए कि आपको हर एक चीज़ के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। जब आप किसी को देने की क्षमता रखते हो ना, तभी आप कुछ अपने आप में बेहतर कर पाते हो। नहीं सर, मेरे को ये रहता था कि बचपन से एक अगर आप जब आप खराब होते हो तो आपको वो पता होता है कि नहीं भाई मैं अच्छे रहते हो, तो आपको उसका सही गलत का पता नहीं होता, आप हमेशा सही कर रहे हो तो वो भी गलत ही होता है मेरे हिसाब से। आपको फेलियर्स और ये सब चीजें भी आनी चाहिए, सब समझ में आना चाहिए कि ये सब चीजें लाइफ में होती क्या है, कभी ना कभी सबको मिलता है ये। और ऊपर से सर जो जैसे जिनका अभी 2022 में नहीं हो पाया, तो मैं तो कहूंगी कि अब भाई 6 महीने हैं आपके पास, मुश्किल से आप हमसे 2-3-4 महीने लेट ज्वाइन कर रहे हो,
तो इसीलिए आपका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी साल आप चेंज कर सकते हैं डाइट को। तो लगे रहिए, बस इसमें नहीं है कि आपका 2023 में नहीं तो 2022 में नहीं हो पाया, 2023 से आप ज्वाइन करिए, बट आपको लगे रहना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि आपको बहुत देर में हो रहा है, 1 साल का टाइम लग गया, आपको बस लगो इसी साल चेंज हो जाएगी। नहीं, लेकिन बहुत आपने अच्छा स्टूडेंट्स को एक मोटिवेट किया। और मुझे ये लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं आपने जिस हिसाब से चीज़ों को बताया अगर उसको फॉलो करेगा तो सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी, जो सोचने का आपका जो तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी अदर लोगों से। क्योंकि जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, जिस हिसाब से आप अपने काम को एग्जीक्यूट कर रही हो, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि आप जिस हिसाब से सुबह 2 बजे उठते हो, और आप सुबह उठना मतलब सबसे बड़ा काम होता है एक तरीके से, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क जो होता है। किसी से कह दो कि यार 2 बजे उठना है, तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे यार एक काम करते हैं, जग लेते हैं 2 बजे तक। लेकिन डेली 2, 3, 4 बजे अगर कोई ना कोई उठ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई स्टूडेंट वो कर लेता है और उस टाइम में आके पढ़ लेता है, तो वो लाइफ में मुझे लगता है सब कुछ अचीव कर सकते हो। जिस हिसाब से आपका जो गोल है सिविल सर्विस का, तो मुझे एक चीज़ लगती है कि जब आप जॉब के बाद आते हो ना, तो आप थके होते हो, तो आप कहीं ना कहीं खाना वगैरह वो सब करके आप जब सोते हो, तो आप जिस हिसाब से बता रहे 2 बजे, तो मुझे लगता है कि वो गोल भी आप अचीव कर लोगे। क्योंकि जो आपका बेसिक आपने क्या किया, अपने फादर से अपने सीखा मॉर्निंग में जल्दी उठना, तो अगर आप जल्दी उठ के करोगे ना, अगर मैं देखता हूँ कि अब मैं खाना ना खा के सो गया, उसके बाद लगभग 8 बजे भी अगर मैं सो गया, 6 बजे आया 6:30 तक, 8 बजे भी मैं सो गया, 8, साढ़े 8, 9 बजे, तो 2 बजे अगर मैं आपने बताया 2 बजे उठती, 2 या 3 बजे भी उठ गए ना, तो अगर आप देखोगे तो 9 बजे तक का, 9 बजे के बाद आप तैयार होने लगे, लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए ना, तो आपने जो स्टूडेंट जो फ्रेशर है उसके लिए भी है, जो नहीं है जो वर्किंग भी है उनके लिए भी पूरा आपने टाइम टेबल सेट कर दिया कि भाई इस तरीके से आप चाहो तो इस तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। सर सुबह का टाइम तो मुझे लगता है कि रात में पढ़ने से भी ज्यादा प्रोडक्टिव है। सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो। आप जब सब कोई सो रहा है, आप उठ के पढ़ रहे हो, तो एक मेहनत वाली फीलिंग आ रही है, मेहनत कर रहे हैं भाई। और ऊपर से क्या होता है कि आप दिन जब स्टार्ट होगा उससे पहले आपका दिन आधा खत्म हो जाता सही है, बात है। आप सारे टारगेट मोस्टली अपने कंप्लीट कर लेते हो। तो ये से कोई कॉलेज कर रहा है बच्चा, या फिर कोई वर्किंग है, या फिर कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में मतलब कि कर रहा है, मतलब कोई एग्जाम मतलब कोई और जॉब कर रहा है, तो फिर उसके लिए मतलब ये था कि सुबह आप कर लीजिए तो आपका आधा टारगेट तो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। नहीं देवजानी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, और कई चीज़ें आपने खुद अपने मन से, जो एक स्टूडेंट फेस करता है अपने जर्नी में, अपना जो भी एग्ज़ाम उसका लगा रहता है, आपने हर एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को अपनी तरफ से भी हुआ तो आपने क्लियर करके बताया। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं उनके जितने भी डाउट होंगे उनके सारे लगभग दूर हो चुके होंगे, और इसके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद देता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे आपका जो भी एग्ज़ाम, जो सिविल सर्विसेज की आप बात कर रहे हो, मैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो गोल सेट कर रही हो वो आप अचीव करोगे, क्योंकि वो आपके एक नेचर में आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक जो आपका जो बोलने का, बात करने का, जिस हिसाब से करने का जो तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं आपका नेचर में आ रहा है, और वो चीज़ आप अचीव करोगी कुछ भी हो। अगर सिविल से कुछ ना कुछ तो आप लाइफ में करोगी, क्योंकि वो आपका नेचर की एक जगह रहने का नहीं है, मुझे आगे कुछ ना कुछ करते रहने का है। कि पहले मैंने अभी पहले सीढ़ी मैंने चढ़ी है, फिर अभी धीरे 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 करके मुझे टॉप तक पहुंचना है। यस सर, जितना भी टाइम लग जाए, आप 5 साल 10 साल लाइफ से तो करना ही करना है सर। 5 साल के अभी तो आप एट द एज ऑफ 20 आपकी तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी स्टार्ट हुई है। 21 से अगर देखा जाए, 21 से एज होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आप देखोगे तो उनकी 21 से एज होती है, भाई 21 साल से चालू हो रहे हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज का भी 21 साल से होता है, तो 20वें साल में आप अगर आपने कर लिया, तो आप अगर आप देखो तो आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है कि अगर आप 3-4 साल भी अगर आप प्रिपरेशन में दे दो ना, तो भी इतना टाइम बचा हुआ है कि आप अपना जो गोल है वो आराम से उसको अचीव कर सकती हो। ये सर, बाद में मैंने एस्पायरेंट मूवी देखी, उसमें पता चला कि नहीं, बैकअप प्लान भी इम्पोर्टेंट होता है। मेरा ऐसा कुछ था नहीं, बैकअप में बना रही हूँ कुछ है मैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, बैकअप भी इम्पोर्टेंट था। मेरा बैकअप बन गया अपना आराम से, तो अब बस अगला गोल ये तो बात बिल्कुल सही, बैकअप इम्पोर्टेंट होता है। और उस चीज़ को अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो और आपने कहीं ना कहीं अपना बैकअप पहले से बना लिया है, तो वो आपकी भी एक उपलब्धि रहती है।
और कहीं ना Yes. कहीं आपको दूसरे अपने पेरेंट्स या किसी भी दूसरे, मान लो कल को शादी होती है तो हस्बैंड, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है, क्योंकि Yes, आप yes. सेल्फ डिपेंड होती हो और जो मानो वो कर सकती हो, और अपने जो गोल है, जो लाइफ आप अपना चाहते हो कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उसको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप मोड़ सकती हो। यस सर, बाकी लोगों क्यों स्ट्रगल कराना सर, पेरेंट्स तो सर इतने साल से वेट किए ही है कि, लेकिन सर इनका हो गया, अब अपने सपने पूरे करते हैं बस। नहीं, लेकिन ये जो आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है ना, वो आपका मुझे बहुत पसंद आया कि हर चीज़ को एक आप अलग तरीके से सोचती हो। ऐसा नहीं कि नहीं है कि अरे यार 20 साल के अभी हो जाएगा, अभी मेहनत कर लेंगे, वो चीज़ नहीं आपके अंदर। वो आपका, मैंने जो अभी बोला ना कि आपके नेचर में वो आपका रिफ्लेक्ट होता है, वो आपका थिंकिंग में, जिस तरीके से आप सोच रहे हो चीज़ों को, जिस तरीके से देख रही हो, वो आपका बहुत अच्छा मुझे लगा। और मुझे लगता है कि लगभग सभी स्टूडेंट जो है, जो कहीं ना कहीं आपका ये जो पूरा अपने सार बताया अभी तक का पूरा जर्नी का, किस तरीके से और आपको बेहतर बनना है, वो कहीं ना कहीं सभी को काम आएगा। और मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं और एक कहना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, उसको इसी तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। भले आप परेशान हो, डिप्रेस हो, लेकिन आपको मेहनत कहीं ना कहीं आपको करते रहना, बिल्कुल भी आपको वो नहीं होना है। यस तो दिव्यानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया। मतलब कि लोग क्या होते हैं, लोग इतना टाइम लोगों देते नहीं है, आपने इतना टाइम दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका जो रिजल्ट है वो किसी न किसी स्टूडेंट्स की लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, और एक ना एक दिन कोई ना कोई आपको याद जरूर करे कि नहीं यार, वो मैंने मैडम का भी वो वीडियो देखा था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी। सर, मैं खुद सर जब भी डिप्रेस होती थी तो सर मैं टीना डाई मैम का इंटरव्यू देखती थी। उनका जब रिजल्ट आया था तो उनका रूम टूर और कैसे वो पढ़ती थी, कैसे वो इतनी कंसिस्टेंट रहती थी, खुश भी थी वो बहुत अपनी पढ़ाई करके, तो मैं उनका देखती थी। अगर सर मेरा कोई इंटरव्यू देख के सर मोटिवेट हो जाता सर, तो वो मेरी ब्लेसिंग ही है सर। मैं कल किसी का देखती थी, आज मेरा कोई देखे तो नहीं नहीं, थैंक यू सर, आपने इंटरव्यू लिया उसके लिए भी थैंक यू सर। इसलिए सर पहली बार सर कुछ किया है लाइफ में, और उसका सर आप अगर कोई मेरे को देखेगा, आप मम्मी पापा देखेंगे इंटरव्यू, तो काफी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, ज़रूर। और मैं आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ कि आपने जो भी गोल सेट किया हो वो कहीं ना कहीं आप अचीव करो, और आपके नेचर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप उसको छोड़ने वाली नहीं हो। जब तक हो सकता है तब तक आप उसके पीछे जाओगी और अचीव तो करने की जितना भी कोशिश टाइम करो। मुझे सर वही करना है, बस पूरा लाइफ उसी को देती है। नहीं नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और बाकी सभी स्टूडेंट्स से भी मैं यही कहूँगा कि अभी ज़्यादा समय 2023 के लिए नहीं बचा हुआ है। सिर्फ देखा जाए तो भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, दो सवा दो महीने बचे हुए हैं। अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और जैसा आपने भी बोला कि अभी ज्वाइनिंग देखोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ 4 या 5 महीने का ही डिफरेंस रहने वाला है। तो ये जो आपका जो डिप्रेशन है वो आप चाहो तो उसको कम कर सकते हो। जो 5-6 महीने का सैलरी, बस वही आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपको सैलरी टाइम पे मिलेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो वो डिप्रेस ना होके जो एक नई किरण है उसकी तरफ देखिए। और जैसा जो स्ट्रेटजी जो लोग शेयर कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप फॉलो करें, जो मटेरियल आपने भी बताया, ठीक, किस तरीके से। इसी वजह से हर स्टूडेंट का अलग अलग पैटर्न रहता है, तो आपको जो पैटर्न जिस तरीके से लगे करो, लेकिन कम से कम सिलेक्शन लेके दिखाओ। बस अपने पेरेंट्स को गर्व होने का कहीं ना कहीं मौका दो कि वो भी गर्व कर सके कि मेरा बेटा है बेटी कहीं ना कहीं फाइनली सिलेक्ट हो। क्योंकि उनकी जो खुशी होती है वो सिर्फ महसूस करते हैं, दिखती नहीं है, लेकिन वो अंदर से कितना ज़्यादा खुश होते हैं वो नहीं समझ में आता है। तो देवयानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कहीं ना कहीं आप इस चैनल पे आई, और आपके जो भी वक्तव्य, जो भी चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट मोटिवेट भी होंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और बाकी आप जीवन में जो भी करें अच्छा करें, और बाकी जो भी आपको कुछ ज़रूरत हो आप बेहिचक आप पूछ सकती हैं मुझसे। और मैं भी कानपुर का ही रहने वाला हूँ। ओके सर। हाँ, मैं भी कानपुर का ही रहने वाला हूँ, तो कुछ भी रहे आप पूछ सकती है, कोई इसमें वो नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।